अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी फौज के काला अफसर ने ब्रेन आदम से फ़ोन पर कहा, तुम यहूदी चढ़ते सूरज के पुजारी हो। तुमने फरहाद के खिलाफ हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार नहीं किया और अपने तमाम यहूदियों को वापस बुलाकर फरहाद को यह तासुर दे रहे हो कि सुलह और अमन कायम करने के सिलसिले में तुम उनका साथ देते रहोगे। ब्रेन आदम ने कहा, आप चढ़ते हुए सूरज थे, डूब क्यों गए? और डूबने के बाद ये क्यों तवक्को करते हो कि दूसरे तारीकी में भटकते रहें? ये तो इंसानी ज़रूरत है, जहाँ रोशनी देखता है वहीं अपना चिराग जलाने चला जाता है। फरहाद ने वहां से गैर मुल्कियों को जाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। अब यह मोहलत खत्म नहीं हुई है। तुम्हें यह तो देखना चाहिए कि हम कितनी सहूलत से जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। जब आप जवाबी कार्रवाई कर लेंगे और इसके नतीजे में फरहाद वहां गैर मुल्कियों की रिहाइश पर एतराज़ नहीं करेगा तो हम वहां से आने वाले यहूदियों को वापस भेज देंगे। कसूर आपका है। आपने हमें नहीं बताया कि कोई जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। हम फरहाद से मुज़ाकरात करने वाले हैं कि कोसोवो में मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है उन पर जुल्म करने वालों से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे और जल्द से जल्द कोसोवो के तमाम मुसलमानों को उनके वतन वापस बुलाकर उन्हें दोबारा आबाद करने के लिए उनकी माली इमदाद की जाएगी। कोसोवो के हज़ारों बाशिंदों को दोबारा अपना घर और वतन मिल जाएगा तो फरहाद के फैसले में भी लचक आ जाएगी। फिर हम भी कहेंगे कि दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए अपने यहूदियों को वापस बुलाया था, अब हमारे यहूदियों को भी शाम में उनकी पहली जगह उन्हें दी जाए। लेकिन तुमने मुज़ाकरात से पहले घुटने टेक दिए हैं। अब तो फरहाद यही कहेगा कि हम भी यहूदियों की तरह अपने लोगों को वापस बुलाएं, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले अपने आदमियों को वापस बुलाकर मुज़ाकरात करें। सीधी और सच्ची बात यह है कि बाबा साहब के इदारे के खिलाफ तुम लोगों की साजिशों में शरीक होकर जो गलती की थी वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक के दरमियान इसी पहलू पर बहस हो रही थी कि कितनी नरमी और सहूलत से बाबा साहब के इदारे को सुलह पर माइल किया जा सकता है। मैं अपने बारे में बयान कर चुका हूँ कि मैं शामी वफादार के अमरीकी मुशीर कॉर्नर मैसन की सेक्रेटरी जूली का एक महबूब और प्राइवेट जासूस मार्क साइमन बनकर उसके महल के अहाते में पहुंच गया था। जूली बज़ाहिर मुशीर कॉर्नर की सेक्रेटरी थी और दरे पर्दा अमरीकी सीक्रेट एजेंट। उसे योगा में महारत हासिल थी। मेरे टेलीपैथी जाने वाले सुराग रसानों ने उसे असाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे मेरी महबूबा बना दिया था। उसके ज़हन में यह नक्श कर दिया था कि मार्क साइमन उसका महबूब होने के अलावा उसका बॉडीगार्ड और प्राइवेट जासूस भी है। वफादार के महल के अहाते में 2 बंगले थे। एक में उसका मुशीर मेसन और दूसरे बंगले में जूली रहती थी। अब मैं उसके पास पहुंच गया था। वो तमाम रात बड़ी मसरूफियात में गुजरी थी। मैं और जूली सुबह बंगले में आते ही सो गई। हम एक ही बेड पर सोए थे। वो हसीन थी, जवान थी, पुरकशिश थी। इसके बावजूद ऐसी तन्हाई का मौका मिलता तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती कि अब मैं बेटी और बहुओं वाला हो गया हूँ, दादा भी बन गया हूँ। अब ये जेब नहीं देता कि मैं अयाशियाँ करता फिरूँ। अब तो खुद को काबू में रखने का दौर था। कभी हुस्न शबाब अपने पहलू में भी हो तो टेलीपैथी के जरिए अपना जहन कंट्रोल में रखने की कोशिशें करता रहूं। बहरहाल वफादार के पास दिन के 1 बजे तलबी हुई। मैंने अपने टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमाग में बुला लिया। वहाँ अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इज़्ज़त माब मिस्टर फरहाद अली तैमूर ने 48 घंटे की मोहलत दी है। हम नहीं चाहते कि अमेरिका खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए बाबा साहब के दायरे और मिस्टर फरहाद को चैलेंज करे। ऐसा करने से आपके मुल्क का अमन और अमान तबाह होता रहेगा और अमेरिका यहाँ हमेशा सलामती चाहता रहा है और चाहता रहेगा। मिस्टर फरहाद ने कोसोवो से बेदखल किए जाने वाले मुसलमानों का हवाला दिया था। हमने उन मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने साफ कह दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मनी से बाज नहीं आएंगे तो उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे और हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। हम हिजरत करने वाले तमाम मुसलमानों को दोबारा उनके वतन में आबाद करेंगे और उन्हें भरपूर माली इमदाद देंगे। जनाब आली, हम हज़ारों की तादाद में बेघर किए जाने वाले मुसलमानों को पूरे इज़्ज़त व वक़ार के साथ आबाद कर रहे हैं, तो आपसे अर्ज़ है कि आप अपने मुल्क से हमारे आदमियों को बेघर न करें। हमने आपके मुल्क में अमन और सलामती रखने और मिस्टर फरहाद को मुतमईन करने के लिए ये अमन और अमान का रास्ता निकाला है। अब वो फैसला आपके हाथ में है। वफादार ने कहा, यह नहायत ही माकूल और तामीरी हिकमत अमली है। हमने इब्तदा ही से अमरीका की बरतरी इसलिए तस्लीम की है कि उस सुपर पावर के साए में अमन और सलामती की ज़मानत मिलती है। ये कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका हमारी तरक्की के लिए अपने माहिरीन को यहाँ रखने की खातिर कोसोवो के हज़ारों मुसलमानों को उनके वतन वापस लाकर उनकी आबादकारी के सिलसिले में पूरी तरह माली इमदाद देता रहेगा। इस सिलसिले में मिस्टर फरहाद अली तैमूर क्या फरमाते हैं? एक मुशीर ने कहा, फरहाद अली तैमूर मेरे दिमाग में है और मेरी ज़ुबान से बोल रहे हैं। फिर मैंने उसकी ज़ुबान से कहा, वफादार मोहतरम, अगर मेरी आमद से कबल अमेरिका कोसोवो के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता तो इंसाफ परवर और अमन पसंद कहलाता। जब यहाँ के अमरीकी बाशिंदों को मैंने बेघर करने का अल्टीमेटम दिया तब ये अमन पसंदी की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। जब आप इनकी हिकमत अमली पसंद फारमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन एक अर्ज़ है, बाबा साहब का इदारा ज़ुबानी वादों से नहीं बहलता, क्योंकि बेशतर सियासी वादे अक्सर तिश्नाए तकमील रह जाते हैं।
दानिशमंदी का तकाजा है कि अमरीकी हुकाम जब तक कोसोवो के तमाम मुसलमानों से अमली तौर पर इंसाफ न करें, जब तक हज़ारों मुसलमान बेघर रहें, तब तक के लिए यहाँ के तमाम अमरीकी बेघर हो जाएं। आपका इकबाल बुलंद हो। आपके सामने इसराइल की मिसाल मौजूद है। उस मुल्क के अकाबरीन ने अपने यहूदी माहिरीन को यहाँ रखने के लिए किसी तरह लेन देन का सौदा नहीं किया। आपकी खुशी और इस मुल्क की सलामती के लिए अपने तमाम माहिरीन को वापस बुला लिया है। आपसे गुजारिश है कि आप वादा करने वालों की लंतरानी ना सुने, उनकी नीयत देखें। अगर वो सच्चे हैं और एक हफ्ते में कोसोवो के मुसलमानों को आबाद करना चाहते हैं, तो मैं बाबा साहब के इदारे की तरफ से वादा करता हूँ कि यहाँ से बेघर होने वाले अमरीकियों को वापस बुलाकर आबाद करूंगा। सफ़ीर ने कहा, हम मिस्टर फरहाद के इत्मीनान के लिए अपने माहिरीन और सफारती अमले को भी यहाँ से ले जाएंगे और कोसोवो में अपना वादा पूरा करने के बाद यहाँ वापस आएंगे। लेकिन मिस्टर फरहाद, आपके सामने वादा करें कि इसके बाद आपके वतन अजीज़ में दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे। मैंने कहा, दहशतगर्दी एक इल्ज़ाम है। हमने यहाँ खुफिया एजेंसी के दफ्तर और कत्ल होने वाले अमरीकी सुराग रसानों का सबूत पेश किया है। जब आप शाम के दोस्त हैं तो इस दोस्त मुल्क में आपकी खुफिया एजेंसी और सुराग रसा क्यों है? क्या इस मुल्क की इंटेलिजेंस के मुसलमान जासूस यहाँ काफ़ी नहीं है? अगर यहाँ के हुकूमती ओहदेदार इनकार करेंगे तो यहाँ अमरीकी जासूस नहीं रहेंगे। आप भी वादा करें कि आप या आपका कोई टेलीपैथी जानने वाला यहाँ नहीं रहेगा। मैंने कहा, टेलीपैथी जानने वाला यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन हुकूमत के मुशीरों में एक अमरीकी रहेगा, तो हमारे इदारे का भी एक मुशीर यहाँ रहेगा। हम शामी मुसलमानों से बरादराना ताल्लुकात रखने के लिए अपने माहिरीन भी यहाँ खिदमत के लिए भेजते रहेंगे। वफादार ने कहा, आज हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि एक हफ्ते में कोसोवो के तमाम मुसलमान अपने वतन में आबाद हो जाएंगे। उस वक्त तक अमरीकी बाशिंदे इस मुल्क से चले जाएंगे। वादे की तकमील के बाद वापस आ जाएंगे। बाबा साहब का इदारा हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। हम इस इदारे से किसी हद तक बरादराना ताल्लुकात रखेंगे। इस सिलसिले में किसी दूसरे दिन इजलास तलब किया जाएगा। इजलास बर्खास्त हो गया। मैं समझ रहा था अमरीका ये कभी नहीं चाहेगा कि बाबा साहब के इदारे से कोई मुशीर आए। मुशीर आएगा तो उसके दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वाला भी आएगा, और महल के अंदर जो अमरीकी साजिशें होंगी उनसे हम बाखबर रहा करेंगे। हमने उनके गले में हड्डी अटका दी थी। अब देखना यह था कि वो हड्डी को उगल सकेंगे या निगलने में कामयाब हो जाएंगे। सोनिया ने ज़मीन पर उतरते ही स्काई फ्लाइंग काइट को तह करके अपने बैग में रख लिया। अगरचे अब वो गैर ज़रूरी हो गई थी, लेकिन जिस पैराने में उतरी थी वहाँ कभी सोने के वक्त उस फ्लाइंग काइट को बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। जब वो बुलंदी से उतर रही थी तो उसने दूर एक छोटा सा टाउन देखा था, और इस टाउन के भी कितने ही लोग उसे दूर से उतरते देख रहे थे। जाहिर था कि वहाँ के लोग और पुलिस वाले उसे तलाश करते हुए ज़रूर आएंगे। त्यारे के फ्यूल टैंक पर फायर करने के बाद रिवॉल्वर खाली हो गया था। उसने इसे फेंक दिया क्योंकि उसे जल्द से जल्द जैकेट उतार कर स्काई फ्लाइंग काइट को खोलना था। वह सफरी बैग इसलिए रह गया था कि बुलंदी से ज़मीन पर आते वक्त वो उसकी गर्दन से अटक कर लटकता रह गया था। उसने वहीं बैठकर बैग से वैनिशिंग क्रीम और बेबी मिरर निकालकर चेहरे से मेकअप को साफ किया। उसने के पासपोर्ट, दूसरे कागजात और तस्वीरों के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जिन्हें कोई जोड़ना चाहे तो जोड़ ना सके। फिर वहां से उठकर उन टुकड़ों को फिजा में उछालती हुई जाने लगी। जिस टाउन को उसने ऊपर से देखा था वो उस तरफ जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गई। कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। वो फौरन एक ऊंचे से घने दरख्त पर चढ़ गई, बड़े बड़े पत्तों के दरमियान छुप गई। थोड़ी देर बाद कई मुकामी लोग हाथों में बड़े बड़े छुरे और कुल्हाड़ियाँ लिए नजर आए। उनमें से एक के हाथ में पुरानी सी बंदूक थी। वो अरबी और तुर्की मिली हुई जुबान बोल रहे थे। सोनिया दोनों जुबानें जानती थी, लिहाजा किसी हद तक उसकी समझ में बातें आ रही थीं। वो कह रहे थे, वो आदमी इसी तरफ आया। दूसरे ने कहा, मुझे तो वो औरत लग रही थी। तुमने दूर से कैसे समझ लिया कि वो औरत थी? और तुमने दूर से कैसे समझ लिया कि वो मर्द था? बंदूक वाले ने डांट कर कहा, शट अप, इधर उधर अलग जाओ। वो यहाँ पहुंचने के बाद कहीं छुप भी सकता है या सकती है। वो सब मुंतशिर होकर दूर दूर जाने लगे। बंदूक वाला पतलून और शर्ट में था। एक मुकामी शख्स के साथ उसी दरख्त के नीचे खड़ा था जिस पर सोनिया चढ़ी हुई थी। मुकामी शख्स कह रहा था, साहब ये बंदूक चलती है? साहब ने कहा, गधे, बंदूक को कभी चलते देखा है? क्या इसके पैर होते हैं? और कितनी बार समझाया, साहब ना बोल, मैं कमांडर हूँ, कमांडर। तुम तो हम गरीब लोगों के कमांडर हो। मैं तो 4 बरस से इस बंदूक को देखता रहा हूँ, पता नहीं इसमें गोली है भी या नहीं। अबे बंदूक को मजाक समझता है? चल उधर जाके खड़ा हो जा, मैं तुझे गोली मारकर दिखाऊंगा कि यह खिलौना नहीं है। वो आदमी चंद कदम चलकर उसके सामने खड़ा हो गया। कमांडर ने कहा, अबे मरना चाहता है? मैं 4 बरस से सोच सोच कर मर रहा हूँ कि ये बंदूक कभी चलती क्यों नहीं। आज मुझे मार ही दो, यकीन तो हो जाएगा। नहीं नहीं, तू वफादार है, तुझे नहीं मारूंगा। तो फिर बंदूक मुझे दे, मैं आपको मारूंगा। फिर आपको यकीन होगा कि मैं वफादार नहीं हूँ। मुझे भी यकीन हो जाएगा कि यह बंदूक हाथी का दांत नहीं है। अबे क्यों मेरा मुंह खुलवाता है? मेरे हाथों में बंदूक रहती है ना, लोग डरते तो है ना। ओह गॉड, आज तो जान पर खेलने बंदूक के सामने आ गया। देख, किसी और से मत बोलना, मैं तुझको एक वक्त की रोटी दिया करूंगा। एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक पुरानी खटारा जीप नजर आई। इसकी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक उम्र रसीदा ईसाई पादरी बैठा हुआ था। जीप के पीछे 6 गनमैन बैठे हुए थे। वो जीप कमांडर के सामने आकर रुक गई।
कमांडर ने पादरी को सलूट करते हुए कहा, फादर, वो ऊपर से आने वाला नीचे नहीं आया। उसके साथ खड़े हुए शख्स ने कहा। कमांडर की बंदूक देखकर फिर ऊपर चला गया। एक मुकामी शख्स दौड़ता हुआ पादरी के पास आकर अपनी मुट्ठी खोलकर बोला, फादर, ये कागज के टुकड़े इधर बहुत से हैं, वो यहाँ आकर कहीं भाग गया है। पादरी उन कागजात के टुकड़ों को देखने लगा। दूसरे 3-4 मुकामी बाशिंदे दौड़ते हुए आए। एक ने कहा, फादर, ये फटा हुआ पासपोर्ट है। पादरी ने कहा, आने वाला शख्स जरूर किसी जाली पासपोर्ट पर सफर कर रहा था। तैयारे से छलांग लगाने वाला वो कोई जासूस ही होगा या फिर कोई मुजरिम हो सकता है। मोबाइल फोन का बजर सुनाई दिया। पादरी ने उसे अपने सफेद जुब्बे से निकालकर बटन दबाने के बाद कान से लगाया, फिर कहा, हेलो। सोनिया पादरी के दिमाग में पहुंची हुई थी, उसके जरिए सुन रही थी। उधर से कोई रहा था, बेंजामिन, एक त्यारा जबले लुबनान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया है। हम अपने पहाड़ की चोटी से टेलीस्कोप के जरिए देख रहे थे। हादसे से पहले किसी ने उस त्यारे से छलांग लगाई थी। स्काई फ्लाइंग गाइड के जरिए तुम्हारे इलाके के करीब उतर रहा था। यस, हमने और टाउन वालों ने उसे देखा है और अब उसे करीबी जंगल में तलाश कर रहे हैं। उस नामालूम शख्स ने यहाँ पहुंचते ही पासपोर्ट और दूसरे कागजात के इतने टुकड़े बिखेर दिए कि वो हवा से ना जाने कहाँ कहाँ चले गए हैं। जो हमें मिल रहे हैं उन अधूरे टुकड़ों को जोड़कर उसकी असलियत मालूम नहीं की जा सकेगी। ऐसा जासूस या मुजरिम ही करते हैं, उसे किसी तरह घेर लो। इत्मीनान रखो, हम उसे यहाँ से फरार नहीं होने देंगे। सोनिया को तलाश करने वाले मुकामी बाशिंदे 1 घंटे बाद वापस आ गए। सबने कहा कि वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आगे मशरिक और जनूब की तरफ दूर दूर तक दलदल है, वो आगे नहीं जा सकेगा। मशरिक और मगरिब की जानिब उसे टाउन से गुजरना होगा और उधर का चप्पा चप्पा देखा जा चुका है। पादरी ने कहा, फिर तो बड़ा चालाक है। वो टाउन के किसी ऐसे घर में घुस गया जहां ज्यादा फैमिली मेंबर नहीं है। उसने उन्हें गन पॉइंट पर रखकर वहां पनाह ली होगी। चलो, इतनी एहतियात और खामोशी से एक के घर के अंदर जाओ, वो किसी फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। पादरी जीप में बैठकर जाने लगा। मुकामी बाशिंदे उस जीप के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब वह नजरों से ओझल हो गए तो सोनिया दरख्त से उतर गई। उस पादरी के ख्यालात पढ़ने से मालूम हुआ कि वह ईसाई तो है मगर पादरी नहीं है। इस टाउन में एक छोटी सी मस्जिद और एक चर्च है। वहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की मिलीजुली आबादी है और ये छोटी आबादी का कस्बा सरहद के करीब है। जब इसराइल ने पहली बार लबनान पर हमला किया था तब उससे पहले लबनान के दूसरे शहरों और बेरूत सोने की मार्केट के बहुत बड़े मराकज़ थे। वहाँ सोने का इतना जखीरा था कि इसराइली हमले से फ़ायदा उठाकर चंद यहूदी और ईसाई स्मगलर वहाँ से सोना ले जाने लगे। टाउन के चर्च का पादरी बूढ़ा था, उसे गायब करके वहाँ एक ईसाई पादरी बन गया था। इस तरह वह स्मगल किया हुआ सोना चर्च के एक तय खाने में छुपाया करते थे। रफ्ता रफ्ता वह सोने के साथ मनशियात की भी स्मगलिंग करने लगे। इसे बज़ाहिर चर्च रहने दिया, लेकिन खुफिया तौर पर स्मगलिंग का अड्डा बनाया और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफराद की तादाद बढ़ाते हुए उन्होंने एक छोटी सी फ़ौज बना ली और टाउन के मुकामी लोगों को अपना गुलाम। लबनान में बरसों से इसराइली हमले भी होते रहे, खाना जंगी भी जारी रही। वहाँ का सरहदी इलाका भी पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ था, इसलिए सरहदी फ़ौज भी वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रहती थी। इस तरह इन स्मगलरों को यह टाउन और आसपास का महफूज इलाका स्मगलिंग के लिए मुयस्सर आ गया। ईसाई पादरी बेंजामिन वहाँ का बेताज बादशाह था। उसके दर्जनों मुसल्लह अफराद यहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में रखते थे और वहाँ के बाशिंदों से मेहनत और मुशक्क़त कराने के बाद उन्हें 3 वक्त की रोटियां देते थे। पादरी बेंजामिन ने टाउन में आकर हुक्म दिया कि हर घर में घुसकर तलाशी ली जाए। तैयारे से उतरने वाला उसी टाउन के किसी घर में छुपा हुआ है। उसके हुक्म के मुताबिक एक एक घर के मकीनों को बाहर निकालकर अंदर तलाशी ली गई। तलाशी में इतना वक्त गुजर गया कि रात का अंधेरा फैल गया, लेकिन सोनिया उन्हें नजर न आई। वहाँ एक बड़ा जनरेटर था जिसके जरिए पादरी बेंजामिन और दर्जनों मुसल्लह अफराद के घर रोशन रहते थे। सड़कों और गलियों में रोशनी का इंतजाम था, लेकिन मुकामी अफराद के घरों में लालटेन की रोशनी हुआ करती थी। पादरी ने अपने तमाम मुसल्लह फौजियों को चर्च में बुलाकर कहा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अजनबी यहाँ आकर गुम हो गया हो। एक ने कहा, हम इस बात से मुतमईन है कि वह हमारे टाउन में नहीं आया है। यहाँ से दूर रहकर ये लबनान या शाम की तरफ चला गया है। सोनिया ने इस वक्त सानी और चंद टेलीपैथी जानने वाले सुरागरसानों को बुला लिया था और बोलने वाले हर मुसल्लह फर्द के दिमागों में उन्हें पहुंचा रही थी। एक और मुसल्लह शख्स ने कहा, हमें मुतमईन नहीं रहना चाहिए। वहाँ सरहदों की गश्ती फौज जब इधर से गुजरती है तो हम असलिया छुपाकर यहाँ के मुकामी बाशिंदों के साथ पुरअमन शहरी बन जाते हैं। औरतें और मर्द चर्च में आते हैं और मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। हो सकता है इस बार वहाँ की हुकूमत ने यहाँ कोई जासूस भेजा हो, वो दिन के उजाले में कहीं छुपा हुआ हो। अब रात को यहाँ से मालूमात हासिल करने राजदारी से आए। हमें रात को मुस्तैद रहना चाहिए। अचानक तारीकी छा गई। भारी भरकम जनरेटर की आवाज़ बंद हो गई। वह सब हैरानी से उठ खड़े हुए। बेंजामिन ने कहा, हैरी जाओ देखो जनरेटर में क्या खराबी हो गई। हैरी ने कहा, मैं जनरेटर को हैंडल करते रहता हूँ, इसमें खराबी होती तो ये पहले झटके खाता, वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होता। इसे अचानक बंद किया गया है। तुम कहना चाहते हो कि किसी ने इसे बंद किया है? यस बॉस, मेरे साथ 4-6 साथियों को वहां जाना चाहिए। हैरी के साथ 6 मुसल्लह अफराद टॉर्च रोशन करके चर्च के पीछे चले गए। बाकी तारीकी में बैठे हुए थे।
बेंजामिन ने एक मोमबत्ती को सुलगाने के लिए एक लाइटर को सुलगाया, फिर फायरिंग की आवाज़ सुनते ही लाइटर को बुझा दिया। एक ने कहा, हैरी ठीक कह रहा था, किसी ने जनरेटर को बंद किया था ताकि तारीकी में काउंटर फायरिंग ना की जा सके। दूसरे ने कहा, उस जासूस की शामत आ गई है, हम उसे घेर कर मारेंगे। अंधेरे में कहाँ जाकर घेरोगे? क्या वो फायरिंग से बचने के बाद उस जनरेटर के पास खड़ा रहेगा या किसी दूसरी जगह मोर्चा बनाएगा? उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों के साथ हैरी की आवाज़ सुनाई दी, कोई गोली ना चलाए, मैं हैरी हूँ। वह टॉर्च रोशन करता हुआ बेंजामिन के पास आकर बोला, मेरे साथ 6 गए थे, पूरे 6 मारे गए। वो हमारी एक टॉर्च लेकर चली गई है। चली गई है? क्या वो औरत है? हाँ, मैंने उसे टॉर्च की रोशनी में देखा है। एक ने गुस्से से कहा, बड़े शर्म की बात है, एक औरत ने हमारे 6 आदमी मार दिए। उसी वक्त पिछली कतार में बैठे हुए 2 अफराद ने एक दूसरे को गोली मार दी। तारीकी में कोई देख ना सका कि उन्होंने आपस में फायरिंग का तबादला किया है। तीसरे शख्स ने मुसलसल फायरिंग की। तारीकी में यह भी ना देखा जा सका कि किसी ने फायरिंग की और वहां कितनी लाशें गिर गईं। बेंजामिन हैरी से टॉर्च छीनकर भागते हुए बोला, उस औरत को किसी तरह मार डालो। टॉर्च कम पड़े तो दूसरे लोगों से लालटेनें ले लो। अगर उसे जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं तुम सबको इनाम दूंगा। वह चर्च के बड़े हॉल के एक दरवाजे से कॉरिडोर में आकर दौड़ता रहा। वहां से दूसरे कॉरिडोर में मुड़कर भागने लगा, फिर अपने जाती कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सोनिया भी दरवाजे पर खड़ी उसके दिमाग पर हावी थी। वो उसकी मौजूदगी समझ ना सका कि कोई उसके साथ कमरे में आया है। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर एक कुर्सी और मेज के पास आकर बैठ गया। उसके खास मातियत के पास एक मोबाइल फ़ोन था। उसने फ़ोन के जरिए मातियत से पूछा, तहसीन क्या वो पकड़ी गई? नो बॉस, मालूम होता है वो अकेली नहीं है, उसके भी कई साथी होंगे। वो अकेली हमारे 45 फौजियों को नहीं मार सकती। क्या कहा? 45? मेरे तमाम मुसल्लह अफराद मारे गए? अभी 4 बाकी हैं, एक मैं हूँ, बाकी मेरे 3 साथी हैं। तुम सब कहाँ हो? हम सब चर्च टावर पर चढ़कर बड़े घंटे के पास छुपे हुए हैं। यू नॉनसेंस, तुम चारों छुप गए हो तो मेरी हिफाजत कौन करेगा? बॉस, अब तो हम सबको भागने का रास्ता देखना चाहिए। हमारे तमाम हथियार बेकार हो गए हैं, तमाम साथी मारे गए हैं। इतने सारे मारे गए हैं तो हम चारों आपकी कैसे हिफाजत करेंगे? यहाँ मेरे कमरे में आओ। बॉस, बचने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ। आप पहले 3 आवाज़ें सुने। पादरी बेंजामिन को 3 बार फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, ये किसकी फायरिंग है? मैंने अपने बाकी तीनों साथियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। वो गुस्से से धाड़ा, क्या बकते हो? बचने का यही एक रास्ता है और वो जहन्नुम का रास्ता है। मैं आ रहा हूं। अब हम एक दूसरे को गोली मारेंगे तो उस अकेली औरत से निजात पाकर सीधे जहन्नुम में आराम से पहुंच जाएंगे। वो सहम कर बोला, ए खबरदार, मेरे सामने ना आना। अंधेरे में नहीं आऊंगा, जनरेटर ऑन करूंगा। हम दुनिया से जाते जाते रोशनी तो देखते जाएं। बेंजामिन ने फोन बंद कर दिया। कमरे में उसकी एक टॉर्च रोशन थी। उसने अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालकर चेक किया, वो पूरी तरह लोड था। सोनिया ने उसे गायब दिमाग किया, रिवॉल्वर का चैम्बर खाली किया। वो रिवॉल्वर और टॉर्च लेकर वहां से उठ गया। सोनिया उसके साथ बाहर आ गई। उसके दिमाग को जरा सी ढील दी। उसने हैरानी से खुद को कमरे के बाहर देखा। ये सोचना चाहता था कि कैसे बाहर आया। उसी वक्त जनरेटर की आवाज़ के साथ रोशनी हो गई। वो टॉर्च को बुझाकर चर्च के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ बाहर सड़क पर आकर बुलंद आवाज से बोला, बस्ती वालों, तुम बड़ी देर से फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे हो। अब कोई खतरा नहीं है। मेरे जितने मुसल्लह अफराद थे वो सब मारे जा चुके हैं। तुम सब बाहर आओ। जो घर के अंदर रह जाए उसे भी बाहर ले आओ। अभी तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। सानी दूसरी तरफ बेंजामिन के खास मातियत तहसीन के दिमाग पर हावी थी। वह दूसरी सड़क पर चलता हुआ इसी तरह बुलंद आवाज से कह रहा था, ए बस्ती वालों, खतरा टल गया है। यहाँ चंद ईसाइयों और चंद मुसलमानों ने अपना ईमान बेच दिया था। तुम सबको हथियार के जोर पर गुलाम बना लिया था। अब वो तमाम हथियार चलाने वाले मर चुके हैं। आज आधी रात से पहले ही तुम्हारी गुलामी का दौर खत्म हो चुका है। हम इस टाउन को और यहाँ की तमाम छुपी हुई दौलत को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। बस्ती के तमाम लोग अपने घरों से निकलकर एक तरफ से बेंजामिन के पीछे और दूसरी तरफ से तहसीन के पीछे हजारों की तादाद में उस सड़क पर पहुंच रहे थे जहां बेंजामिन और तहसीन दूर से एक दूसरे के रूबरू आ रहे थे। सोनिया बेंजामिन के पीछे थी। वो दोनों एक दूसरे से 10 गज के फासले पर रुक गए। उन दोनों के पीछे तमाम बस्ती वाले भी रुक गए। बेंजामिन ने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है वो देवी जो तुम सबको हम स्मगलरों से निजात दिला रही है। तहसीन ने कहा, यह वही देवी है जिसे तुम लोगों ने स्काई फ्लाइंग कार्ड से उतरते देखा था। ये तुम्हारी निजात दहिंदा बनकर आई है। इस तनहा खातून ने हमारे तमाम मुसल्ला साथियों को मार डाला है। बेंजामिन ने कहा, मैं और तहसीन रह गए हैं और हम दोनों अभी तुम्हारे सामने मर जाएंगे। हमारी मौत के बाद ये टाउन तुम्हारा हो जाएगा। ये कहकर बेंजामिन ने अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालकर तहसीन का निशाना लिया। तहसीन ने भी अपनी शॉर्ट गन का रुख बेंजामिन की तरफ किया। फिर उन्होंने एक साथ अपनी अपनी गन का ट्रैगर दबाया, लेकिन गोली ना चली। सोनिया की तरह सानी ने भी तहसीन की शॉर्ट गन को खाली कर दिया था। वो दोनों हैरानी से अपने अपने हथियारों को देखने लगे।
सोनिया ने बीच सड़क पर आकर कहा, लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि एक शैतान दूसरे शैतान को नहीं मारता, बल्कि शैतानी नस्ल बढ़ाते हैं। आप ये ना समझे कि ये नहीं मरेंगे, जरूर मरेंगे, और इन्हें तुम्हारी बस्ती का एक ही शख्स मारेगा। सब एक दूसरे से पूछने लगे, हम में से कौन है जो खाली हाथ इन्हें मारेगा। ऐसे वक्त भीड़ को चीरता हुआ, अपनी पुरानी बंदूक हाथों में लिए हुए कमांडर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेंजामिन और तहसीन के सामने आकर बोला, है बस्ती वालों, तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये 2 कारतूस वाली पुराने जमाने की बंदूक लिए फिरता है और एक चिड़िया भी नहीं मारता। सब कहते थे कि मेरी बंदूक खाली है, और मैं सोचता था कि मैं अपनी बस्ती पर कब्जा जमाने वाले हाथों को नहीं मार सकता तो किसी चिड़िया को मारकर चिड़ी मारने ही कहलाऊंगा। ये कहकर उसने दोनों तरफ घूमकर 2 फायर किए। बेंजामिन और तहसीन अपना अपना सीना पकड़कर कराहते हुए लड़खड़ाते हुए सड़क पर ऐसे गिरे जैसे कुत्तों को मार गिराया हो। वैसे कमांडर के बरसों से महफूज रहने वाले 2 कारतूसों ने हाथियों को मार गिराया था। वहां थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बरसों से गुलाम बनकर रहने वालों को यकीन करने में देर लग रही थी कि वो जालिमों से निजात पा चुके हैं। फिर उन सब ने एक एक करके सोनिया के सामने घुटने टेक दिए। सोनिया ने सख्त लहजे में कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगर तुम सर झुकाने और घुटने टेकने के आदी रहोगे तो आज़ादी हासिल करके भी फिर किसी के गुलाम बन जाओगे। मैं जानती हूँ ये कमांडर तुम सबकी बुज़दिली के बायस दिल ही दिल में कुड़ता रहता था। तुम लोग इसे नीम पागल या सरफिरा कहते थे और ये नहीं जानते थे कि इसके अंदर गुलामी से निजात पाने के लिए लावा दहक रहे। ये कुछ नहीं कर पाता था, एक पुरानी बंदूक और अपनी जेब में 2 कारतूस रखे फिरता था। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। इससे पहले कह दूं कि कमांडर जैसे आज़ादी के मतवाले को अपना रहनुमा बनाओ। ये अपनी जहानत से इस टाउन में सच्चे और खरे अफराद की इंतजामिया और मुसल्लह फौज तैयार करेगा। तुम्हें किसी से माली इमदाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चर्च के तहखाने में करोड़ों डॉलर का सोना और जदीद हथियार है, मुनशियात का भी ज़खीर है। लेकिन मुनशियात को जलाकर खाक कर दोगे। मेरे साथ आओ, मैं तहखाने का चोर दरवाज़ा बताऊंगी। वो सब खुश होकर सोनिया को दुआएं देने लगे। कमांडर वहां के 10 समझदार लोगों को साथ लेकर सोनिया के साथ चर्च के अंदर तहखाने का चोर दरवाज़ा देखने चला गया। पारस और पोरस किसी मकसद के बगैर भारत में नहीं थे। नासरा की हलाकत के बाद पोरस ने अहद किया था कि नीलमा को ढूंढ निकालेगा और कभी उसे आत्मशक्ति हासिल नहीं करने देगा। वो भारत में अब्बास मेहदी के ताउन से नीलमा तक पहुंच गया था। वो पूनम के जिस्म में समाई हुई थी। उसे अपने शिकंजे में लेने के बावजूद अब्बास मेहदी एक पुलिस अफसर की हैसियत से उसे अदालत पहुंचाकर सजाए मौत नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि सजाए मौत नीलमा को नहीं पूनम को मिलती और पूनम बेकसूर मारी जाती। पोरस ने भी कहा, जिस तरह बेकसूर नासरा नीलमा की चालबाजी से मारी गई थी, उसी तरह बेकसूर पूनम को नहीं मरना चाहिए। उसे जिंदा रखने का यही एक रास्ता था कि नीलमा की आत्मा को पूनम के जिस्म में कैद रखा जाए और उस चुड़ैल को अपनी मनमानी ना करने दी जाए। उसे काबू में रखने का एक बेहतरीन तरीका यह था कि उसे अपनी मामूला और ताबे बनाया जाए। इस तरह नीलमा अपनी टेलीपैथी को अपने अमल पोरस की मर्जी के बगैर काम में लाकर कहीं रूपोश नहीं हो सकेगी। उन्होंने पूनम को एसाबी कमजोरी की दवा देकर सुला दिया। नीलम उसके अंदर 2-2.5 घंटे तक बेबस रही। चूंकि वह नासरा के जहर की आदी हो चुकी थी, इसलिए एसाबी कमजोरी की दवा का असर ज़ायल हो गया। वह फिर फरार हो गई, पोरस के हाथ से निकल गई। यही वजह थी कि पोरस और पारस उसे दोबारा तलाश करने के लिए वहां रह गए, और वह ऐसे थे कि कहीं भी सुकून से नहीं रह सकते थे। वक्त गुजारने के लिए मशगले के तौर पर कुछ न कुछ करते रहते थे। लिहाजा डीजी सक्सेना की 2 बेटियों से इश्क करने के लिए गंगा दास और जमुना दास बने हुए थे। आखिरी बार उन दोनों ने मीना और जीना को यह बताया था कि वो उनकी मोहब्बत में गलाजतों से भरी हुई खाद फैक्ट्री में पहुंच गए हैं और वह चुड़ैल उन्हें फैक्ट्री से नंगा करके कहीं ले गई है। मीना और जीना को उनके सच्चे इश्क का यकीन हो गया था। ऐसे वक्त नीलमा ने अपने ताबे और एमएनए गौतम अधिकारी के जरिए मीना और जीना के बाप डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस धर्मराज सक्सेना को मुंबई से दिल्ली भेज दिया था। दोनों बेटियां बंगले में रहकर सोच रही थीं कि उनका बाप एक टॉप सीक्रेट मिशन पर दिल्ली गया है। दूसरे दिन वो दोनों भी जासूसा की हैसियत से दिल्ली जाकर बाप के काम आएंगी। ऐसे ही वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने आकर इतला दी कि गंगा और जमुना आए हैं, बाहर इसलिए खड़े हैं कि नंगे हैं, सिर्फ एक एक निक्कर पहनी हुई है। वो दोनों दौड़ती हुई आकर अपने आशिकों से लिपट गईं। उनकी वापसी पर बेइंतहा खुशी का इजहार करती हुई उन्हें बंगले के अंदर ले आईं। पारस ने कहा, गलाजत वाली फैक्ट्री से उस चुड़ैल ने हमें इस हालत में निकाला था। हमने कई बार गुस्ल किया, अपने जिस्म पर परफ्यूम स्प्रे करते रहे। हमें सूंघ कर देखो, हम तुम्हारे हो चुके हैं या नहीं। पोरस ने कहा, अगर परफ्यूम हमें तुम्हारे काबिल ना बना सका तो हम गंगा में स्नान करने के लिए बनारस जाएंगे। उन्होंने उनकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, तुम दोनों इतने काबिल हो कि हम बंगले के बाहर ही तुमसे लिपट गए थे। हमने दुनिया वालों का ख्याल नहीं किया था, मगर हमारी निक्कर का ख्याल रखना चाहिए था। इतनी जज्बाती होकर लिपटने के बाद निक्कर भी साथ छोड़ने वाली थी। वो सब हंसने लगे। मीना ने कहा, अपनी पतलून और शर्ट का नाप दो, मैं रेडीमेड ले आऊंगी, फिर उन्हें पहनकर हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो। उन्होंने अपना नाप बताकर कहा,
हमें यहाँ छोड़कर ना जाओ, किसी मुलाजिम से कपड़े मंगवा लो। उन्होंने मुलाजिम को बाजार भेज दिया। पोरस ने पूछा, अंकल कहाँ हैं? वो दिल्ली गए हैं। अब हम चारों भी दिल्ली जाएंगे, एक केस के सिलसिले में जासूसी करेंगे। पारस ने कहा, जिस तरह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, मौत किसी वक्त भी ले जाती है, इसी तरह वो चुड़ैल भी हमें किसी वक्त ले जाएगी। पोरस ने कहा, हम उससे इल्तिजा करेंगे कि हमें दिल्ली ले जाए, या फिर जहां ले जाना चाहती है हमारे साथ तुम दोनों को भी ले चले। उन दोनों ने सहम कर एक दूसरे को देखा। फिर मीना बोली, नहीं, हमें साथ ले जाने के लिए ना कहना। जीना ने कहा, हमें चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ चुड़ैल के साए में प्रेम करते रहेंगे। प्रेम तो कहीं भी कर सकते हैं, मगर ये तो सोचो, तुम दोनों मर्द हो, उसने तुम्हें नंगा किया था। अगर हमारे साथ भी यही सलूक किया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पारस और पोरस नीलमा को तलाश करने के लिए मुंबई छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पोरस ने कहा, हम दिल्ली जाएंगे तो वो कमबख्त भी वहां पहुंचेगी और हमारी वजह से तुम्हारे डैडी के टॉप सीक्रेट मिशन को नाकाम बना देगी। मीना ने कहा, ठीक कहते हो, यह हमें याद नहीं रहा था कि वो चुड़ैल तुम दोनों के पीछे दिल्ली पहुंच जाएगी। फिर उसने कहा, जब तुम दोनों यहाँ नहीं थे तो उस चुड़ैल ने फ़ोन पर डैडी से कहा था कि उसने तुम दोनों को अगवा नहीं किया है, किसी दूसरी ने ऐसा किया होगा। वो झूठ कहती है, पारस ने कहा। नहीं, वो सच कहती होगी। एक और चुड़ैल तुम्हारा पीछा करती रहती है, शायद इस वक्त भी तुम्हारे दिमाग में हो। सानी ने पारस के दिमाग से पोरस के दिमाग में आकर पूछा, तो अपने मियाँ की निगरानी करने वाली चुड़ैल होती है। अभी मीना और जीना के साथ तुम दोनों का भांडा फोड़ दूं? पोरस ने कहा, अरे नहीं, मैंने तुम्हें चुड़ैल नहीं कहा था। अगर भूल से कह दिया हो तो तौबा तौबा, कान पकड़ता हूँ। मीना ने पूछा, जमुना तुम कान क्यों पकड़े हो? वो बेबसी से बोला, मेरे अंदर खाला जान आई है, खबरदार आइंदा कोई मेरी खाला जान को चुड़ैल ना कहना। ये धमकी दे रही हैं कि फिर हमें यहाँ से ले जाएंगी। मीना ने कहा, नहीं नहीं, वो चुड़ैल नहीं है, हम सबकी खाला जान है। गंगा, तुम भी खाला जान को। पारस ने कहा, मैं सिर्फ जान कह सकूंगा क्योंकि तुम सबकी खाला जान मुझ पर आशिक है। जीना ने कहा, हाय राम, खाला जान तुम्हें अपना बना लेंगी तो मेरा क्या बनेगा? मजबूरी है, तुम मुझसे इश्क करती हो, लेकिन खाला जान के रिश्ते से तुम मुझे खालू जान कहा करोगी। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मीना ने स्पीकर फ़ोन ऑन करके कहा, हेलो, मैं डीजे सक्सेना की बेटी बोल रही हूँ और मैं पूनम बोल रही हूँ। तुम दोनों बहनों का लहजा भूल गई थी, इसलिए फ़ोन पर बता रही हूँ कि तुम्हारा बाप दिल्ली पहुंच गया है। तुम्हारे बाप को मालूम हो गया था कि मैं एक एमएनए गौतम अधिकारी के प्राइवेट बंगले में हूँ। उसने मेरे पीछे जासूस लगा दिए थे, इसलिए मैंने चालाकी से उसे दिल्ली भेज दिया है। वहाँ कोई टॉप सीक्रेट मिशन नहीं है। जब तक वो मेरे पीछे पड़ा रहेगा तब तक मैं उसे तुम दोनों बेटियों से मिलने नहीं दूंगी, बल्कि तुम दोनों को भी नुकसान पहुंचाती रहूंगी। पारस ने कहा, मैं गंगा दास बोल रहा हूँ। वाइड स्पीकर से तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज़ से तुम वो नहीं लग रही हो जो हम दोनों भाइयों को अगवा करके ले जाया करती हो। क्या तुम बता सकती हो कि हमें बार बार गायब दिमाग बनाकर ले जाने वाली कौन है? नीलमा ने कहा, अच्छा, तुम दोनों भाई यहाँ मौजूद हो, मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर रही हूँ, फिर इसलिए दोबारा फ़ोन करूँगी कि तुम चारों बैक वक्त मेरी आवाज़ सुन सको। फ़ोन बंद हो गया। पारस और पोरस अपनी महबूबाओं से मौजूदा हालात पर बातें कर रहे थे और समझ रहे थे कि वो गंगा दास और जमुना दास के चोर ख्यालात पड़ रही होगी, और रूहानी टेलीपैथी के अमल के बायस नीलमा को ये मालूम हो रहा होगा कि वो सचमुच गंगा और जमुना दो भाई हैं और कोई बला उन्हें गायब दिमाग बनाकर भटकाती रहती है। पारस के दिमाग में उसने सवाल किया, वो तुम दोनों में क्यों दिलचस्पी ले रही है? पारस की सोच ने गंगा के लब लहजे में कहा, मैं उसके अंदर की बात नहीं जानता, लेकिन वो कहती है मैं तगड़ा फौलादी जवान हूँ। उसका दिल मुझ पर आ गया है। मैं किस मुंह से कहूँ कि वो मेरी आबरू लूट लेती है और मैं फरियाद नहीं कर सकता। वो खूबसूरत बला उम्र में मुझसे बड़ी है, लेकिन तन्हाई में हमेशा एक जवान लड़की के जिस्म में आती है। नीलमा ने सवाल किया, क्या वो जिस्म बदलती है? मैं हकीकत नहीं जानता, मगर वो दावा करती है कि बहुत बड़ी आत्मा शक्ति वाली है। जो हसीना उसे पसंद आ जाती है वो उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है। ऐसे ही वक्त सानी ने बदले हुए लबो लहजे में कड़क कर पूछा, ए गंगा, ये तू किससे बातें कर रहे? ये तेरे दिमाग में आकर बोलने वाली कौन है? क्या तू चाहता है फिर तुझे और तेरे भाई को अगवा करके ले जाऊं? नीलमा ने कहा, ए बहन, भगवान के लिए नाराज ना होना, तुम पूरी आत्मा शक्ति जानती हो। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे गंगा को जीजा जी कहूंगी। सानी ने पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम नीलमा है। मैं भी तुम्हारी तरह महाआत्मा शक्ति थी, लेकिन जिस्म बार बार बदलने से मेरी शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। अब आखिरी बार पूनम नामी एक लड़की के जिस्म में हूँ। सानी ने कहा, क्या तुम नहीं जानती थी कि एक बार जिस्म बदलने से आत्मा शक्ति जितनी कमज़ोर होती है, पहले उस कमज़ोरी को दूर करके फिर पूरी शक्ति हासिल करने के बाद दूसरा जिस्म बदलना चाहिए। ये मैं जानती हूँ, लेकिन पोरस नामी एक नौजवान मेरा ऐसा दुश्मन बन गया था कि जिस्म बदलने के बाद मुझे दोबारा तपस्या करके अपनी कमज़ोरी दूर करने का मौका नहीं मिलता। अब भी वो मुझे तलाश करता हुआ मुंबई पहुंचा हुआ है। सानी ने कहा, तुम तो बुरी तरह फंसी हुई हो, अब दूसरा जिस्म भी बदल नहीं पाओगी। ताज्जुब है तुम किस तरह दुश्मन से बच रही हो। बस ये एक टेलीपैथी है जो मुझे बचा रही है। मेरी बहन, क्या तुम मेरी बहन नहीं बनोगी? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ।
सानी ने कहा, तुमने काले जादू के महाशक्तिमान भैरव भूतनाथ का नाम सुना होगा, जो अब मर गया है, नरकवास हो गया है। हाँ, मैंने उस महाशक्तिमान का नाम सुना है। मैं उसकी बहन हूँ। मैंने उसकी तमाम शक्ति हासिल कर ली है। किसी भी काले जादू जानने वाले और टेलीपैथी जानने वाले की मजाल नहीं है कि मुझसे मुकाबला कर सके। मेरे भाई भैरवनाथ ने समझाया था कि मैं कभी खुद को जाहिर न करूं, बड़ी राजदारी से दुनिया की तमाम खुशियां हासिल करती रहूं। लेकिन गंगा जैसे गबरू जवान पर ऐसे मर मिटी के भाई के मना करने के बावजूद जाहिर होने लगी हूं। नीलमा ने कहा, तुम्हारा जाहिर होना मेरे लिए सौभाग्य है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कदमों में गिरकर अपनी मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल करूंगी। मेरे कदमों में कैसे गिरोगी? मैं कभी असल रूप में जाहिर नहीं होती। तुम्हें भी समझाती हूँ कि कभी मेरे या किसी और के सामने ना आना। मैं सोचकर बताऊंगी कि किस तरह दूर रहकर तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां इंसान का साया तक ना पहुंचता हो। वहां तुम किसी अंदेशे के बगैर तपस्या करती रहोगी। धन्य हो देवी, आज आपसे मिलकर मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। मैं देवी नहीं हूँ, मेरा नाम अकाल भैरवी है। कभी कोई बुरा वक्त आए तो फौरन मेरे दिमाग में आ जाना। अब मेरे गंगा के दिमाग से जाओ। अगर तुम्हें ऐसा गबरू जवान पसंद है तो इसके भाई जमुना को अपना ताबे बना लो। एक भाई मेरे पास, दूसरा भाई तुम्हारे पास होगा तो हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। तुमसे रिश्तेदारी के लिए मैं जरूर ऐसा करूंगी। सानी ने कहा, फिर तो समझो परेशानियों से तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। अब जाओ, मुझे मेरे गंगा से इश्क करने दो। नीलमा पोरस के दिमाग में आई। उस वक्त नीलमा के लिए वो पोरस नहीं जमुना दास था। उसके चोर ख्यालात भी उसे जमुना कह रहे थे। वो अपनी मीना का हाथ पकड़कर सोफे से उठकर उसके बेडरूम में जा रहा था। ऐसे वक्त नीलमा ने एक झटके से मीना का हाथ उससे छुड़ा दिया। मीना हैरानी से बोली, क्या हुआ? वो बोला, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी गैबी ताकत ने हम दोनों को अलग कर दिया हो। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं गंगा दास बोल रहा हूँ। नीलमा की आवाज़ सुनाई दी, जीजा जी नमस्ते, मैं जमुना से बातें करना चाहती हूँ। पारस ने फ़ोन के वाइड स्पीकर ऑन करके पोरस से बोला, वो साली तुझे बुला रही है। पोरस ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तू किसे गाली दे रहा है? ये गाली नहीं, रिश्ता है, ले बात कर। पोरस ने फ़ोन के करीब आकर पूछा, कौन हो तुम? वो शर्माती हुई बोली, मैं तुम्हारे गंगा भाई की साली हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई ने शादी नहीं की, तुम साली कैसे बन गई? भैरव भूतनाथ के खानदान में लड़कियां शादी नहीं करती, बाकी सब कर लेती हैं। मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन किसी शौकन को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी मैंने ही तुम्हारा हाथ छुड़ाया था। क्या कहा? तुमने मेरी मीना से मेरा हाथ छुड़ाया था? क्या तुम नहीं जानती, मीना का हाथ सिर्फ मेरे लिए पैदा हुआ है। पहले वो हाथ पैदा हुआ, फिर वो पैदा हुई थी। मैं वो हाथ नहीं छोड़ूंगा। फोन के वाइड स्पीकर से आवाज आई, ए जी, मेरा दिल तोड़ने वाली बातें ना करो। इसका हाथ इतना ही पसंद है तो मैं वो हाथ तोड़कर तुम्हें दे दूंगी। मीना खौफ से चीखती हुई बोली, नहीं, ये कौन है? कौन मेरा हाथ तोड़ना चाहती है? मैं भैरवी दीदी की छोटी बहन हूँ। आज के बाद मेरी दीदी सिर्फ मेरे गंगा जीजा जी को अगवा करेंगी और मैं जमुना को अगवा किया करूंगी। मीना ने कहा, डैडी कहते थे कि पूनम के अलावा हमें अगवा करने वाली एक और चुड़ैल। मीना इतना कहकर सहम गई, फिर जल्दी से बोली, नहीं, चुड़ैल नहीं, एक और खाला जान है। वो गंगा को ले जाएगी और यह खाला जान मेरे जमुना को ले जाएगी। पोरस ने कहा, ओ नो मीना, मुझे ले जाने वाली को खाला जान ना कहो, वरना मैं तुम्हारा खालू जान बन जाऊंगा। मीना ने पेशानी पर हाथ मारकर कहा, हे भगवान, हम किस मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत में हम दोनों भाई फंस गए हैं। तुम दोनों बहनें हमें मकनातीस की तरह खींचती हो और वह भैरवी और पूनम हमारी टांगे पकड़कर खींचने लगती हैं। हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नीलमा ने फोन के जरिए पूछा, तुम बहनों को अपने डैडी से प्यार है या अपने आशिकों से? मीना ने कहा, यह क्या बात हुई, प्यार तो सबसे होता है। सवाल यह है कि बाप से ज्यादा प्यार है या नहीं। अगर नहीं है तो अब मैं दिल्ली में तुम्हारे डैडी को गलाजतों से भरी खाद फैक्ट्री में पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। हम अपने डैडी को किसी गटर में भी देखना नहीं चाहते। तो फिर गंगा और जमुना को सिर्फ मेहमान बनाकर अपने बंगले में रखो, उनसे दूर रहा करो, कभी अपना हाथ ना पकड़ने दो। जीना ने कहा, हाय गंगा, हम क्या करें, कुछ मशवरा दो। पोरस ने कहा, तुम्हारे डैडी को मुसीबतों से बचाने के लिए हम यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर रहेंगे। हो सकता है आइंदा हमारे मिलन की कोई राह निकल आए। तुम दोनों भाई कितने अच्छे हो, हमारे डैडी के लिए कुर्बानियां दे रहे हो। नीलमा ने कहा, मैं समुद्र के किनारे एक कॉटेज में बड़े आराम से पनाह ले रही हूँ। तुम्हारे बाप ने जासूसों को उधर भेज दिया, अब मैंने उस कॉटेज को छोड़ दिया है। किसी महफूज जगह पहुंचकर तुम लोगों से राब्ता करूंगी। फिर उसने फोन बंद करके ख्याल खोनी के जरिए सानी से कहा, भैरवी दीदी, मैं किसी महफूज जगह पहुंचकर तुमसे राब्ता करूंगी। सानी ने कहा, मैं कह चुकी हूँ, कोई बुरा वक्त आए तब मुझसे राब्ता करो और मैं भारत में या भारत से बाहर कोई वीरान और महफूज जगह तलाश करने के बाद तुम्हें वो जगह बताऊंगी। लेकिन किसी वीराने में तन्हा रहना मुनासिब नहीं रहेगा। तुम मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम जमुना दास को उस वक्त तक अपने करीब ना आने देना जब तक उसे अपना मामूल और ताबे ना बना लो। पहले हम दोनों यकीन करेंगे कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। उसके बाद तुम इसे अपने साथ किसी वीराने में ला जाकर तपस्या करोगी और वह तुम्हारी खिदमत करता रहेगा। ओ मेरी प्यारी दीदी, तुम मुझे फ्रेब से बचाने के लिए बहुत दानिशमंदाना मशवरे दे रही हो। मैं किसी महफूज जगह पहुंचकर सबसे पहले जमुना दास को अपना मामूल और ताबे बनाऊंगी।
अच्छा, अब तुम जाओ, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। ये कहकर सानी ने सांस रोक ली। नीलिमा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पूनम के जिस्म को और ज्यादा हसीन और पुरकशिश बनाया था। ऐसा करने से नुकसान सिर्फ इतना सा था कि वो हर एक निगाह का मरकज बनती रहती थी। ऐसे में अंदेशा था कि दुश्मन भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो सकते थे। लेकिन फायदा यह था कि दिल फेंक जवानों और बूढ़ों की तादाद ज्यादा थी। उसे किसी की भी गाड़ी में या घर में फौरन लिफ्ट मिल जाती थी। इस बार वो कॉटेज से निकलने के बाद एमए ने गौतम अधिकारी के साथ बैठकर मुंबई से बाहर चली आई थी। ये समझ रही थी कि जासूस उसके ताक़ुब में है। उसने एक बड़े शॉपिंग सेंटर के पास गाड़ी रुकवाई। गौतम अधिकारी से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। वो शॉपिंग सेंटर में गई, फिर तेजी से चलती हुई एक बड़े से जनरल स्टोर से गुजरती हुई पिछले दरवाजे से निकलकर दूसरी सड़क पर आई। एक शख्स कार स्टार्ट कर रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? वो उसके दिमाग पर हावी हो गई। उसने जवाब सुने बगैर कार को आगे बढ़ाया, फिर नीलिमा की मर्जी के मुताबिक हाईवे पर पहुंचकर मुंबई से बाहर जाने लगा। उसने आगे बढ़कर हाईवे को छोड़ दिया। नीलिमा को अंदेशा था कि जासूस हाईवे पर दौड़े चले आएंगे, इसलिए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और एक पहाड़ी इलाके महाबलेश्वर पहुंच गई। वो उसका देखा हुआ हिल स्टेशन था। उसने पार घाट के पास जाकर कार रुकवाई, फिर कार से उतरने के बाद एक छोटे से मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, ताकि यही समझा जाए कि वो पूजा में मसरूफ है। हकीकतन वो कार वाले के दिमाग पर हावी थी। वो बेचारा उसकी मर्जी के मुताबिक कार ड्राइव करता हुआ मुंबई वापस जा रहा था। जब वो मुंबई के करीब पहुंचा तो उसने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। अब वो अपने बारे में सोचने लगी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जो नया और पुरकशिश चेहरा बनाया था, वो पुलिस और सुराग रसानों की नज़रों में आ चुका था। अब या तो चेहरे को बदलना था या फिर सूबे महाराष्ट्र से बाहर निकल जाना चाहिए था। फिलहाल दोनों बातें नाकाबिले अमल थीं। इस शहर में मेकअप का सामान तलाश करते वक्त या बाई रोड और बाई एयर सुबह से बाहर जाते वक्त कानून के मुहाफिजों की नज़रों में आ सकती थी। इस मंदिर में एक पंडित जी उसे तवज्जो और ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे और पुजारी से प्रसाद मांग रहे थे। उसकी आवाज़ सुनते ही नीलिमा ने उसके दिमाग में जाना चाहा तो उसने सांस रोक ली। पंडित जी ने सर घुमाकर उसे देखा। वो जल्दी से आंखें बंद करके फिर पूजा में मसरूफ हो गई। उसने थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देखा, वो पंडित नजर नहीं आया। वो फौरन ही उठकर मंदिर के बाहर आई। मंदिर की सीढ़ी पर दो हट्टे कट्टे पहलवान बैठे हुए थे। वो नीलिमा के पीछे चलने लगे। सीढ़ियां उतरने के बाद दो और पट्टे उसके साथ चलने लगे। वो रुककर गुस्से से बोली, तुम चारों मेरे साथ क्यों चल रहे हो? पंडित जी ने एक तरफ से आकर कहा, ये मेरे पट्टे हैं, तुम अकेली हो, तुम्हारी रक्षा के लिए साथ हैं। मुझे रक्षा की जरूरत नहीं है, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। तुम जिसकी कार से उतर कर गई थी वो तो बहुत देर हुई चला गया। ऐसा करते हैं, थाने चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि तुम्हारा कोई आदमी तुम्हें छोड़कर चला गया है। थाने का जिक्र करके पंडित ने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। वो बोली, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम थाने वाली बात क्यों कर रहे हो? थानेदार योगा नहीं जानता है। मैंने सांस रोक ली थी, वो नहीं रोक सकेगा। तुम उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहीं भी जा सकोगी। वो परेशान होकर बोली, तुम क्या चाहते हो? मेरे पास बड़ी सी वैन है, उसमें चलो, जहां कहोगी पहुंचा दूंगा। वो सर झुकाकर उसके साथ चलती हुई वैन की एक दरमियानी सीट पर बैठ गई। पंडित भी उसके साथ बैठ गया। बाकी दो पट्टे पीछे और दो आगे बैठ गए। फिर वो वैन वहां से चल पड़ी। वो बोला, मेरे को पंडित ब्रिज मोहन बोलते हैं, तेरे को क्या बोलते हैं? वो बोली, मुझे अबला नारी कहते हैं, जिसका जी चाहता है मुझे पकड़ कर ले जाते हैं। केले का छिलका बनकर रास्ते में पड़ी रहोगी तो सभी फिसलेंगे। वो मुंह फेर कर खिड़की के बाहर देखती हुई ख्याल खुआनी के जरिए बोली, भैरवी दीदी, मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। एक पंडित और उसके चार पट्टे मुझे एक वैन में ले जा रहे हैं। वो सब पहलवान है, योगा के माहिर हैं। तुम मेरे दिमाग में आओ, मैं उससे बात करती हूँ। सानी उसके दिमाग में पहुंच गई। उसने पंडित से पूछा, इतना तो बता दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहुत लंबा सफ़र है, हम हैदराबाद दक्कन जा रहे हैं। वो सानी से बोली, दीदी, मैं खुद महाराष्ट्र से दूर जाना चाहती थी। हैदराबाद में मुझे पुलिस और जासूस नहीं जानती है। लेकिन ये पंडित ब्रिज मोहन कौन है, इसके बारे में कैसे मालूम किया जाए? इसकी कोई कमजोरी मालूम होनी चाहिए। फिक्र ना करो, हर इंसान की एक या एक से ज्यादा कमजोरियां होती हैं। लंबा सफर है, निजात पाने के रास्ते निकल आएंगे। क्या तुम्हारे पास हिसाबी कमजोरी की कोई दवा है? नहीं है दीदी। कोई बात नहीं, इससे बेतकल्लुफ हो जाओ। लेकिन वो शुबा ना करे कि तुम कोई चाल चलने वाली हो। जरा गुफ्तगू करने के बाद बोलो, तुम्हें भूख लग रही है। वो जिस गांव या छोटे शहर में खाने के लिए गाड़ी रोके, तुम ऐसी चीज खाने के लिए नखरे करो जो वहां दस्तयाब ना हो। मकसद ये है कि तुम्हें वहां कुछ देर रुकने का कोई बहाना करना चाहिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। शुक्रिया दीदी, मैं अभी नाटक शुरू करती हूँ। नीलिमा ने खिड़की से सर घुमाकर पंडित को देखा। वो बोला, तेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तू तो नजरें मिलते ही लूट लेती है। वो बोली, ये सुंदरता, ये जवानी मेरे लिए मुसीबत बन गई है। भगवान जानता है अब तक कैसे कैसे इज्जत बचाती आई हूँ। इसका मतलब है बाल बाल कंवारी हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मेरे को यकीन है, तू टेलीपैथी जानती है। मैं योगा ना जानता तो मेरे से भी बचकर निकल जाती। अगर तू मुझसे शादी करेगा तो मेरी टेलीपैथी से बहुत फायदे उठाएगा।
तेरी सुंदरता भी मिलेगी, रस भरी जवानी भी मिलेगी, टेलीपैथी भी मेरे काम आएगी। मेरे को और क्या चाहिए? मैं तेरे से ब्याह रचाऊंगा। सच? नीलमा ने खुश होकर उसके कांधे पर सर रख दिया, फिर बोली, मैं सुबह से भूखी हूँ। तुमने एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। तेरे को देखकर अपने आप को भूल गया हूँ। आगे एक छोटा टाउन कर्नाटक है, वहां जो चाहेगी खिलाऊंगा। वो 1 घंटे से पहले ही कर्नाटक पहुंच गए। उन्होंने एक ढाबे के सामने गाड़ी रोककर मुलाजिम को बुलाकर पूछा, खाने के लिए क्या है? मुलाजिम खाने की चीजें बताने लगा। नीलमा ने कहा, मैं इडली डोसा खाना चाहती हूँ, मांस मछली अंडा नहीं खाऊंगी, ब्राह्मण हूँ। मुलाजिम ने कहा, इडली डोसा सुबह नाश्ते में खत्म हो गया। पंडित ने कहा, बे दोबारा तैयार करने में कितनी देर लगती है? जा अभी तैयार करके आ। मुलाजिम चला गया। एक लड़के ने आकर पूछा, बाबूजी ठंडी बोतल, नारियल पानी, पान और सिगरेट लाऊं? खाते समय ले आना, अभी फूट यहां से। होटल के मुलाजिम ने मालिक से कहा, ग्राहक बहुत हैं, इडली डोसा मांगते हैं। मालिक ने कहा, जल्दी से तैयार करके दे दे, मैं अभी आता हूँ। वो उठकर होटल के पिछले दरवाजे से चला गया। पंडित ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है कि तू हमारी तरह ब्राह्मण है। अब शादी करूंगा तो मेरा बड़ा भाई पंडित मुरली मोहन इनकार नहीं करेगा। तुम्हारा बड़ा भाई भी है? हाँ, मैं बस एक पंडित हूँ, वो पंडित भी है, बड़ा ज्ञानी भी है। अगली पिछली बातें बताता है। उसने कहा था, मेरे जीवन में एक सुंदर नारी आएगी और देखो तुम आ गई हो। तुम्हारे भाई ने यह नहीं बताया कि एक लावारिस सुंदर नारी मिलेगी जिसका आगे पीछे कोई नहीं होगा। पंडित के कुछ कहने से पहले कई सिपाही राइफलें लिए दौड़ते हुए आए। उन्होंने चारों तरफ से उस वैन को घेर लिया। पंडित ने स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, तुम सब बाहर आओ, हमें रिपोर्ट मिली है कि इस गाड़ी में स्मगलिंग का माल छुपा हुआ है। वो गुस्से से बाहर आकर बोला, हम तुमको स्मगलर दिखाई देते हैं? मेरा नाम पंडित। पूरा नाम बताने से पहले इंस्पेक्टर ने ठाए से गोली चलाकर उसके बाजू को जख्मी किया, फिर कहा, तुम्हारे आदमी बाहर नहीं आएंगे तो उन्हें भी गोली मार दूंगा। वो चारों पट्टे गाड़ी से बाहर निकलने लगे। नीलमा ने पंडित के दिमाग में आकर पूछा, पंडित महाराज अब सांस रोको। वो बोला, हे भगवान, तेरी सुंदरता के आगे तिरिया चलत्तर को भूल गया था। नीलमा भी बाहर आई। सिपाही गाड़ी के अंदर जाकर तलाशी लेने लगे। सानी ने होटल के मालिक को थाने दौड़ाकर यूं ही कह दिया था कि 4 स्मगलर एक औरत को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। लेकिन पंडित सचमुच का स्मगलर निकला। वो मुंबई पोर्ट से दूर एक ब्लैक बोर्ड से सोने के बिस्किट ले जा रहा था और वो तमाम सोना सीटों की गद्दियों के नीचे छुपा हुआ था। नीलमा ने खुश होकर कहा, धन्य हो दीदी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये लोग स्मगलर हैं? क्या तुम नहीं जानती कि पूरी आत्मशक्ति हासिल करने के बाद योगा जाने वालों के दिमागों में भी पहुंचा जा सकता है? हाय, मैं बरसों से मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल करने के लिए तरस रही हूँ, मगर मेरे हालात मुझे मौका नहीं देती हैं। इंस्पेक्टर ने नीलमा से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक बस में बैठकर हैदराबाद जाना चाहती थी। इस पंडित ने मुझसे कहा, मैं इसकी छोटी बहन जैसी हूँ, ये भी हैदराबाद जा रहा है, मुझे आराम से इस गाड़ी में ले जाएगा। सानी और नीलमा ने ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने एक बस ड्राइवर से कहा, इसे ले जाओ और हैदराबाद पहुंचा दो। वो बस में बैठकर जाने लगी। सानी ने कहा, इस पंडित और इसके चेलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन हो सकता है पंडित अभी मदद के लिए बड़े भाई पंडित मुरली मोहन को मदद के लिए बुलाए और ये भी बताए कि तुम इस बस से हैदराबाद आ रही हो। हाँ दीदी, ऐसा हो सकता है। तुम आगे जाकर बस से उतर जाओ, रास्ता बदलकर अजंता अलोरा की तरफ जाओ, वहां करीब ही जंगलात हैं। उन जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर और दूसरे जंगलों में काम करने वाले रहते हैं। वहां तुम किसी को ट्रैप करके उसके मकान में रहकर तपस्या कर सकोगी। मैं यही करूंगी, मगर अकेली सुंदर औरत के लिए जंगल में भी खतरा रहता है, मेरे साथ किसी को रहना चाहिए। क्या तुम मेरे यार गंगा के भाई को अपना मामूल और ताबे बनाकर अपने साथ रखना चाहोगी? दीदी, मैं तो अब आपकी दासी बन गई हूँ, आप हुक्म करें। मैं जमुना को अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। ठीक है, पहले अजंता या लौरा पहुंचो, फिर कहीं इत्मीनान से रहकर जमुना को अपना मामूल और ताबे बना लो। दीदी, मैं चाहती हूँ आप जमुना पर अमल करके उसे मेरा ताबे बना दें। मुझे पता नहीं कब इत्मीनान से तनवीमी अमल करने का मौका मिलेगा। नीलमा, मुझे इस दुनिया के गोरख धंधे में ज्यादा ना उलझाओ। मेरे नर्कवासी भाई भैरव भूतनाथ ने ताकीद की थी, दुनिया के मामले में कभी कभी दिलचस्पी लो, बाकी तमाम वक्त तपस्या में गुजारा करो। तुमने मुझे दीदी कहा है, फिर भी समझती हूँ कि तुम्हें मुकम्मल आत्मशक्ति मिलेगी तो हम दोनों बहनों की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सब हमारे सामने सर झुकाने लगेंगे। ऐसा जरूर होगा, हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे। आपकी कृपा है कि अपनी तपस्या से वक्त निकाल कर मेरे काम आ रही हैं। अब मैं जा रही हूँ, सिर्फ बुरे वक्त पर मेरे पास आना, बार बार मेरी तपस्या को भंग न करना। सानी पारस के पास आई। पारस और पोरस ने मीना और जीना को उनके कमरों में टेलीपैथी के जरिए सुला दिया था। सानी उन्हें नीलमा के हालात बताने लगी। पोरस ने कहा, सानी तुम बहुत लंबा गेम खेल रही हो। वो बोली, इससे पहले तुम दोनों भाइयों ने शॉर्टकट इख्तियार किया, इसे काबू में भी किया, लेकिन वो तुम्हारे हाथों से फिसल गई। अब मेरा खेल देखो, वो मुझ पर अंधा एतमाद कर रही है। इस एतमाद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पोरस उसका मामूल और ताबेदार बनेगा। वो बोला, ऐ सानी, अपने मियाँ को ताबे बनाओ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा?
इसलिए कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, एतमाद भी करते हो कि मैं तुम्हें गड्ढे में नहीं गिराऊंगी। तुम बहुत मक्कार हो, ऐसी बातों से ठंडा कर देती हो। पारस ने कहा, अबे मैं तेरी नफ्सियात समझता हूँ। मीना के हुस्न शबाब के करीब रहकर भी प्यासा है, लिहाजा यहाँ रहने के लिए सानी की बातें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। सब समझ रहा हूँ। तुम मियाँ बीवी मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो, जबकि नीलमा मुझ पर तनवीमी अमल करेगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि मैं जमुना दास नहीं पोरस हूँ। आगे भी बोल, जब उसे मालूम होगा कि तू पोरस है तो ये भी मालूम होगा कि तेरे साथ रहने वाला गंगा जरूर पारस है। बेशक, फिर सानी पर से नीलमा का एतमाद उठ जाएगा, एतमाद और पुख्ता होगा। मैंने नीलमा से ये नहीं कहा है कि मैं गंगा पर तनवीमी अमल कर चुकी हूँ। वह समझती है मुकम्मल आत्मशक्ति जानने वाली को किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी भी योगा जानने वाले को दिमागी तौर पर गायब बनाकर कहीं भी ले जा सकती हूँ, उससे कोई भी काम करा सकती हूँ। पोरस ने सर खुजाते हुए कहा, ऐसी बात है तो मैं तुम बेचारे मियाँ बीवी के काम आऊँगा। अबे हम पर एहसान न जता, नीलमा से तू इंतकाम लेना चाहता है, यह हमारा एहसान है कि तेरे काम आ रहे हैं। पोरस ने कहा, सानी क्या ज़रूरी है कि वो मुझ पर कामयाब तनवीमी अमल करे? क्या राजदारी से इस अमल को नाकाम नहीं बनाया जा सकता? हम यही करेंगे, तुम बज़ाहिर उसके ताबे बन करोगे। उसे तुम पर इसलिए तनवीमी अमल करने का मौका दिया जाएगा कि तुम्हारे पोरस होने का राज उस पर खुल जाए और नीलमा का एतमाद मुझ पर और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए कि मैं किसी पोरस और पारस को नहीं जानती हूँ। इत्तफाक से तुम दोनों का राज खुल गया है। पोरस ने कहा, खुदा ऐसी ज़हीन और चालबाज बीवियों से बचाए। सानी ने कहा, खुदा नहीं बचाएगा, मेरी तुम्हारी शर्त लग चुकी है। तुम्हारी ज़िंदगी में बीवी बनकर आने वाली ज़हीन, चालबाज और ख्याल ख्वानी करने वाली होगी, ताकि अपने हाथों में तुम्हारी लगाम पकड़ सके। अभी तो कोई नहीं आई है और तुम अपने मियाँ के साथ मुझे भी लगाम दे रही हो। मैं बेचारी मीना को सबर की सैर करा के ले आता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुम बेहुदा बातें ना करो, चलो उठो, तुम दोनों को जनता की तरफ जाना है। बाहर 4 मुसल्ला गार्ड्स हैं, वो भी ड्यूटी पर हैं। 2 अपने क्वार्टर में आराम कर रहे हैं, उन दोनों के दिमागों पर कब्जा जमा कर यहाँ से निकलो। पोरस ने दिल पर हाथ रखकर कहा, आह मीना, तेरा ये आशिक यहाँ से कमारा जा रहा है। सानी मुस्कुराती हुई चली गई, क्योंकि उसे वक्तन फ़वक्तन सोनिया के साथ भी रहना पड़ता था। अली ने पहली बार एक नई हैसियत से, यानी जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के फर्जंद की हैसियत से बाबा साहब के दायरे में कदम रखा। सबने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। फिर जनाब तबरेज़ी ने आगे बढ़कर बेटे को अपने सीने से लगा लिया। अली ने कहा, बाबा, कई लोग अपनी औलाद को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। आपने मुझे एक बाकमाल और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए खुद से दूर कर दिया था, लेकिन एक बात पर हैरान हूँ, एक अरसे दराज से मुझे अपनी आंखों के सामने रखकर भी पिदराना जज्बे से गले नहीं लगाया। बेटे, तुम भूल रहे हो, रूहानियत के मरहले से गुजरने वाले दुनियावी और खूनी रिश्तों से ज़रा फासला रखती हैं। जज्बात में बहकर रूहानियत के मनाफी कोई कदम नहीं उठाते। चूंकि दीन इस्लाम में दुनियादारी भी लाजमी है, इसलिए हम सिर्फ सगे बेटे के लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के काम आते हैं। तुम्हारी जहन पर अपनी वालदा मरहुमा की तरफ से एक बोझ था, इसलिए आमना तुम्हें एक माँ की हैसियत से खुद लेने गई थी, और मैंने तुम्हारे जहन से बोझ कम करने के लिए आज पहली बार सीने से लगाया है। वो अली से चंद बातें करके उसके और महरोज के सर पर हाथ रखकर अपने हुज्रे में चले गए। आमना उन दोनों भाई बहन को लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। वहाँ फहमी मौजूद थी। आमना ने कहा, मैं चाहती थी तुम कम अज़ कम 40 दिनों तक मेरे साथ रहो, लेकिन हालात का तकाजा है कि तुम फहमी के साथ उर्दन जाओ। वहाँ के एक पड़ोसी मुल्क शाम में तुम्हारे पापा हैं और लबनान में तुम्हारी मम्मा। वहाँ क्यों जाना है और क्या करना है, ये सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी। इससे पहले कल सुबह तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाएगा। अली ने कहा, हम सबके अलावा बेशुमार सुराग रसानों को भी टेलीपैथिक इल्म सिखाया गया है। यहाँ तो ख्याल ख्वानी करने वालों की फौज बन रही है। सुपर पावर और दूसरे तमाम बड़े ममालिक एटमी कुव्वत बनते जा रहे हैं, इसलिए जवाबी कार्रवाई के लिए अपने इदारे के तमाम बाएतमाद अफराद को ये इल्म सिखाया जा रहा है। हाँ, इस्लामी ममालिक के सियासी हालात रफ्ता रफ्ता मुसलमानान इस्लाम को गुलामी और जिल्लत की तरफ ले जाएंगे। अब हमें एटमी कुव्वतों के मुकाबले में खुल कर आना चाहिए। मंसूबे के मुताबिक दूसरी सुबह अली को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया। इस मशीन से गुजरने वालों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लिहाजा ये तय किया गया कि वो 2 दिनों के बाद तीसरे दिन फहमी के साथ उर्दन जाएगा। फहमी ने ख्याल ख्वानी के जरिए उर्दन के आला ओहदेदार को मुखातिब किया। वो अपने दिमाग में एक खातून की आवाज़ सुनकर चौंक गया। सोचने लगा, क्या ये आवाज़ है? क्या यूं ही दिमाग में कोई आवाज़ उभर गई है? फहमी ने कहा, नहीं, मैं टेलीपैथी के जरिए बोल रही हूँ। अपना तारुफ करवा दूँ कि मैं फरहाद अली तैमूर की बहू और अली तैमूर की शरीक हयात फहमीदा उर्फ फहमी बोल रही हूँ। आला ओहदेदार ने कहा, अल्लाह ताला खैर करे, आप मेरे पास क्यों आई हैं? आपके कलमा खैर के मुताबिक आई हूँ, ताकि अल्लाह ताला आपके दीन अमाल के मुताबिक आप पर खैर करे। मैं अपनी दानिस्त में अपने दीन पर पूरी तरह अमल करता हूँ। आप मुसलमान हैं, इस्लामी ममालिक के खिलाफ इसराइल और अमेरिका को क्यों अहमियत देती हैं? आपको इल्म होगा कि पिछले 3 दिनों से आपके पड़ोसी मुल्क शाम में क्या हो रहा है। हाँ, मिस्टर फरहाद अली तैमूर ने उस मुल्क से तमाम गैर मुल्कियों को निकलवा दिया है। आप भी कल शाम तक गैर मामूली अफराद को निकाल दें। आप एक खातून होकर इतने अहम मामले में बात करने आई हैं, आपके शौहर को बात करना चाहिए।
मेरे मजाजी खुदा बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ से गैर मुल्की अफराद नहीं जाएंगे तो वो कल शाम तक अमली तौर पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आप और आपके मददगार सरपरस्त ममालिक सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएंगे। तुम हमें धमकी दे रही हो? अब ये धमकी है, कल शाम को धमाका होगा। फहमी उसके दिमाग से निकलकर उसके खास मुशीरों और महल के दीगर अहम अफराद के दिमागों में पहुंचने लगी। आला-उद-दीदार ने फ़ोन की हॉटलाइन पर इसराइल के ब्रेन आदम से रब्ता किया और उसे फहमी से होने वाली बातें बताईं। ब्रेन आदम ने कहा, जब हमने और अमेरिका ने शाम से अपने तमाम लोगों को वापस बुला लिया तो आपके मुल्क से भी गैर मुल्की अफराद को जाना होगा। आप जैसे और अमेरिका जैसी एटमी कुव्वतों के मालिक ऐसा कह रहे हैं। कोई टेलीपैथी जानने वाला नजर आएगा तो हम उसे एटम बम से मारेंगे। कोई नजर ना आए तो एटम बम किसके सर पर फोड़ें। हम एल्पा के जरिए अपने तमाम लोगों को हुक्म दे रहे हैं कि वो इसराइल वापस आ जाएं। आला-उहदेदार ने अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन ये हौसला दिया कि एक हफ्ते के अंदर कोई ज़बरदस्त चाल चलेंगे। वैसे अमरीका और इसराइल को इस बात पर हैरानी थी कि अली तैमूर के शरीक हयात फहमी ने आला-उहदेदार से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता किया था। एक अरसे से ये यकीन हो चला था कि सिर्फ कुदरती टेलीपैथी जानने वालों का इल्म सलामत है, बाकी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी जानने वालों का ये इल्म एंटी टेलीपैथी दवा के असरात से ख़त्म हो चुका है। बाबा साहब के दायरे में भी पारस अली और मशीन के जरिए ये इल्म सीखने वाले भी ख्याल ख्वानी से महरूम हो चुके हैं। जब अली भी महरूम हो चुका था तो उसकी शरीक हयात कैसे ख्याल ख्वानी कर रही थी। अमरीकी और इसराइली अकाबरीन ने एल्पा से कहा कि वह हकीकत मालूम करे। एल्पा ने मुझे मुखातिब किया और बोली, मदाखलत की माफ़ी चाहती हूँ, कि आपसे एक ज़रूरी बात हो सकती है? आ गई हो तो बात करके ही जाओ। क्या आपकी बहू फहमी टेलीपैथी जानती है? जानती है, ये तुम क्यों पूछ रही हो? ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी हासिल करने वाले इस इल्म से महरूम हो चुके थे, फिर आपकी बहू कैसे ख्याल ख्वानी करती है? क्या हमने कभी ये पूछा कि तमाम इस्लामी ममालिक पर एटमी कुव्वत बनने की पाबंदी क्यों लगाई जाती है, और ख़ुद मगरबी ममालिक एटमी कुव्वत क्यों बन चुके हैं? एटमी कुव्वत और चीज़ है, टेलीपैथी और चीज़ है। मुझे नहीं मालूम था। ये भी बताओ, दोनों में ख़तरनाक कौन है? दोनों ही ख़तरनाक हैं। तो फिर दोनों और चीज़ कैसे हो गई? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जंग के वक्त एटम बम इस्तेमाल होता है, जबकि जंग ना हो तब भी टेलीपैथी नुकसान पहुंचाती है। अमन-ओ-मान के ज़माने में बड़े मुल्कों के एटम बम छोटे मुल्कों और इस्लामी ममालिक को खामोश वार्निंग देती हैं, खबरदार सर उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे। यही वार्निंग टेलीपैथी के जरिए दी जा रही है कि एटमी कुव्वत वालों, सर उठाओगे तो तुम्हारे एटम बम तुम्हारे मुल्कों को तबाह करेंगे, जिसका एक नमूना पिछले दिनों पेश किया जा चुका है। एल्पा से कोई जवाब ना बन पड़ा। वो ज़रा देर चुप रही, फिर बोली, दरअसल मैं दूसरी बात पूछने आई हूँ। शर्मा शर्मा कर ना पूछो। सानी के बारे में मालूम था कि वह टेलीपैथी जानती है। वो बाबा फरीद वास्ती की नवासी है, उसका मामला सबसे मुख्तलिफ होगा। प्लीज़ आप ये बता दें, फहमी के अलावा कितने अफराद टेलीपैथी जानते हैं? प्लीज़ तुम ये बता दो, तुम्हारे मुल्क में कितने एटम बम बनाए गए हैं? अमेरिका और दूसरे ममालिक कैसी कैसी एटमी कुव्वतें हासिल कर रहे हैं? मैं उन सब का हिसाब कैसे बता सकती हूँ? इसी तरह मैं भी बेहिसाब टेलीपैथी जानने वालों का हिसाब कैसे बता सकता हूँ? बात समझ में आ गई हो तो जाओ। वो इसराइल और अमरीकी अकाबरीन के पास बारी बारी जाकर बोली, बाबा साहब का इदारा हमारी तवक्को से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। फरहाद ने इतराफ़ किया कि उस इदारे में बेहिसाब टेलीपैथी जानने वाले हैं। एक आला फौजी अफसर ने कहा, बच्चों की सी बातें हैं, उनके पास बेहिसाब टेलीपैथी जानने वाले कहाँ से आ जाएंगे? दूसरे ने कहा, उस इदारे में हर शोबे के माहिरीन हैं। आप ये भूल रहे हैं कि बहुत अरसा पहले वो हमारे सीक्रेट रिकॉर्ड रूम से ट्रांसफार्मर मशीन का ब्लूप्रिंट ले गए। कुछ अरसे पहले पारस और अली वगैरह ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। वैसे मामूली लोग तो नहीं है कि सामने ब्लूप्रिंट मौजूद हो और वो ट्रांसफार्मर मशीन ना बना सकी। वो सब थोड़ी देर तक खामोशी से सोचते रहे। एक ने कहा, जब से इस दुनिया में लड़ना मरना सीखा गया है, तब से एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की अंदरूनी ताकत मालूम करने के लिए जासूसी कराते रहते हैं। हमें किसी भी जरिए से बाबा साहब के इदारे के राज मालूम नहीं होती हैं। दूसरे ने कहा, हद यह है कि उस इदारे के कुछ लोगों को खरीदने में कामयाबी हुई, लेकिन वो कुछ बनाने से पहले पागल हो गए या मर गए। दरअसल वो टेलीपैथी और रूहानी टेलीपैथी के जरिए दुश्मनों के हाथों बिक जाने वालों के ख्यालात पहले ही पढ़ लेती हैं। सीधी सी बात है, जब हम उनके अंदरूनी राजों को समझने की अहलियत नहीं रखती हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई मुअस्सर नहीं होगी। अगर हमने वादे के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर कोसोवो के बाशिंदों को उनके वतन वापस लाकर उन्हें आबाद ना किया, उन्हें माली इमदाद ना दी, तो फरहाद हमारे सफ़ीर को, मुशीर को और दूसरे माहिरीन को वहाँ कदम रखने नहीं देगा। ऐसे वक्त हमारे ज़ेर साया रहने वाले ममालिक में हमारी क्या अहमियत रह जाएगी? उन मुसलमानों को आबाद किया जाएगा। नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक आइडिया यह है कि बाबा साहब के इदारे से कहा जा सकता है कि इस इदारे को मीलों दूर तक मजीद ज़मीनें दी जाएँ, वो अपने इदारे की एक छोटी सी रियासत बनाएं और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बन जाएं। वो अक़वाम मुत्तहिदा में रहेंगे तो कानूनी तौर पर उन्हें दूसरे तमाम ममालिक के फैसलों के मुताबिक अमल करना होगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। एक आला अफ़सर ने कहा, ज़रा सोच समझ कर बोलो। वो टेलीपैथी जानने वाले दूसरे मुखालफत करने वाले मुल्कों के नुमाइंदों को भी अपने ज़ेरे असर लाकर हमेशा अपने फ़ैसले मनवाएंगे
हमें अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर होना पड़ेगा। एक हाकिम ने झुंझला कर कहा, जितनी तदाबीर सोची जा रही हैं उनके नताइज हमारे खिलाफ नजर आती हैं। दुनिया में ज़हीन अफराद के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, फिर क्या एक नाखून बराबर इदारे को अपने दबाव में लाना मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, हकीकत यह है कि हम उनकी जवाबी कार्रवाई से कुछ परेशान हो गए हैं। हमारे ज़ेर असर रहने वाले इस्लामी ममालिक के सामने अपनी कमतरी और ज़िल्लत का एहसास भी है। एक फ़ौजी अफसर ने कागज़ पर लिखा, मैंने अब तक अपनी ज़ुबान नहीं खोली है, कोई मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। मैं जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैं इस सिलसिले में ऐसे अफराद से एक सीक्रेट मीटिंग करूंगा जो योगा के माहिर हैं। आप हजरात सिर्फ 4 दिनों के अंदर मेरी हिकमत अमली देखेंगे। उसने लिखा हुआ कागज़ तमाम अकाबरीन को पढ़ने के लिए दिया। सबने पढ़कर उस लिखने वाले अफसर को सवालिया नज़रों से देखा। एक ने एतराज़ किया, हमने पहले ही बाबा साहब के इदारे के खिलाफ साजिशें करके भारी नुकसान उठाया, अब हम इसे एक अफसर की हिकमत अमली पर कैसे भरोसा करें। एक ने कहा, ये एक अफसर की हिकमत अमली नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा योगा जानने वालों को तलब कर रहा है। फिर इसका कोई मिशन शुरू होते वक्त हम सबको मालूम होगा कि ये क्या करने वाला है। कुछ ना करने से बेहतर यह है कि इस अफसर को कुछ करने दिया जाए। सब खामोशी से सोचने लगे कि देखें इन 4 दिनों में क्या होने वाला है। सरहदी टाउन के तमाम बाशिंदे इस बात पर हैरान थे कि सोनिया ने एक औरत होकर दर्जनों मुसल्लह स्मगलरों का खात्मा किया था और वहाँ के तमाम रहने वालों को उन जालिमों की गुलामी से निजात दिलाई थी। वहाँ की औरतें अपने मर्दों को ताने दे रही थी कि वो मर्द होकर बरसों गुलामी से निजात हासिल न कर सके, और एक औरत ने न सिर्फ उन्हें आज़ादी दिलाई बल्कि चर्च के तय खाने से ढेर सारा सोना और कुछ हीरे जवाहरात निकाल कर दिए। वहाँ मनुष्यात का जो ज़खीरा था उसे जला दिया गया। वहाँ के कुछ तजुर्बेकार बूढ़ों और कुछ ज़हीन जवानों ने कमांडर को अपना रहनुमा तस्लीम करके सोनिया से वादा किया कि वहाँ के मुसलमान और ईसाई मिलकर इस टाउन की हिफाजत करेंगे और वहाँ के बाशिंदों को ज़िंदगी की तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। इन मकासद को पूरा करने के लिए अब उनके पास बेइंतहा दौलत थी। इस टाउन से 25 किलोमीटर दूर एक पुख्ता और कुशादा रास्ता करीबी सरहद से लबनान के अंदरूनी शहरों से गुजरता हुआ वहाँ के सबसे बड़े शहर बेरूत तक जाता था। इस तवील रास्ते पर कारों ट्रकों के अलावा बसें भी चलती थीं। वो रुखसत होकर जाने लगी तो वहाँ की औरतें और बूढ़े रोने लगे। कमांडर और चंद जवान उसे पुरानी खटारा जीप में बिठाकर लबनान जाने वाली सड़क पर ले आए। कमांडर ने कहा, मैडम आप ये जीप ले जाएं। चर्च के तय खाने से जो खजाना बरामद हुआ है आपने उसमें से भी कुछ नहीं लिया। ये जीप अपने पास रखो, किसी वक्त काम आएगी। जब मैं किसी हथियार के बगैर दर्जनों दुश्मनों का खात्मा कर सकती हूँ तो जीप के बगैर बेरूत पहुँच सकती हूँ और खजाने के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अब तुम सब वापस जाओ और जल्द से जल्द अपने टाउन के इंतजामात संभालो। वो सब उसे मुसाफिया करके रुखसत हो गए। वो पुख्ता सड़क के किनारे चलने लगी। कई तरह की गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी। आम मुसाफिर बसों में भीड़ ज़्यादा थी। वो जानती थी कि एक अकेली औरत को तन्हा देखकर कोई ना कोई ज़रूर गाड़ी रोकेगा। किसी से लिफ्ट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया में यही होता है। मर्द हजरात को कहीं औरत अकेली नजर आनी चाहिए, फिर वो घर, बीवी, बच्चों और लाखों करोड़ों का कारोबार भूलकर उस अकेली औरत के पास आकर गाड़ियां रोक देते हैं। कम ऑन मिस, मैं इस गाड़ी में नहीं अपने कलेजे में बिठा कर ले जाऊंगा, बस एक मौका दो। सोनिया के पास भी कई गाड़ियां रुकती नहीं, लेकिन वह इनकार करके आगे बढ़ती रही। फिर एक कार उसके पास आकर रुक गई। वो कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम कार का और दिमाग का दरवाज़ा खुला है। पहले वो दिमाग के दरवाजे से गुजरी, फिर कार के दरवाजे से गुजरकर उसके साथ अगली सीट पर बैठकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो कार आगे बढ़ गई। उसने पूछा, बहरोज तुम्हें खासी देर हो गई। मैडम अनकरा में आपके और अपने अहम कागजात बनवाने में देर लगी। फिर कार्गो हेलीकॉप्टर में इस कार समेत बॉर्डर तक आया। वहाँ चेक पोस्ट पर एक अफसर को शुबा हो रहा था। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रहा। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो अफसर रिश्वतखोर नहीं है, वरना जल्दी काम बन जाता। उन कागजात के मुताबिक हम लबनानी बाशिंदे बन चुके हैं। यस मैडम, इन कागजात के मुताबिक मैं आपका छोटा भाई हूँ। मुझे सिस्टर कहा करो, वरना कहीं भूल से किसी के सामने मैडम कह दोगे। थैंक यू सिस्टर। पीछे का टैची में कागजात के अलावा मेकअप का सामान है। कागजात और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर में आपका असली चेहरा है। आप अपने चेहरे का ये मेकअप साफ कर लें। सोनिया ने पीछे की तरफ झुककर छोटी सी अटैची उठाई, फिर इसे खोलकर अपने ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो गई। उसने खामोशी के दौरान में ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे कहा, मैं लबनान में दाखिल हो गई हूँ, सीधी बेरूत जाऊँगी। मेरे साथ बहरोज़ है, अपनी सुनाओ। मैंने कहा, उन्होंने वादा किया है 1 हफ्ते के अंदर कोसोवो के तमाम मुसलमानों को उनके वतन वापस लाएंगे, उन्हें भरपूर माली इमदाद देंगे। इसके बाद वो अपने बेदखल किए जाने वाले अमरीकियों को इस मुल्क में भेजेंगे। आसार क्या कहती हैं? वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। मैंने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, 4 दिन गुजर चुके हैं। इस अरसे में वो आलमी मीडिया के जरिए ये तासुर दे रहे हैं कि नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए उन तमाम मजलूम मुसलमानों को कोसोवो जल्द से जल्द वापस लाकर आबाद किया जाएगा। ये सियासी चालें हैं। 1 हफ्ते की मोहलत गुजरते ही कहा जाएगा कि कोसोवो के मुसलमानों पर मुजालिम ढाने वालों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में है और जल्द ही फैसला होने वाला है। हाँ, वो ऐसा कहेंगे, लेकिन कोई दूसरी चाल भी चलने वाले हैं।
हमारे एक सुराग उनकी एक खुफिया मीटिंग में था। वहाँ एक अफसर ने कागज़ पर लिखा, मैंने अब तक अपनी ज़ुबान नहीं खोली है, कोई मेरे दिमाग में नहीं आ सकता, मैं जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैं इस सिलसिले में ऐसे अफराद से एक मीटिंग करूंगा जो योगा के माहिर हैं। आप हजरात सिर्फ 4 दिनों में मेरी हिकमत अमली देखेंगे। सोनिया ने कहा, ऐसे लिखने वाले के दिमाग में कोई गैर मामूली तदबीर आई होगी। तुम्हारी दी हुई मोहलत के 3 दिन रह गए हैं। इन 3 दिनों में वो अपनी तदबीर पर अमल करेंगे। वो जो करना चाहते हैं करने दो। उन लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। वो भूल जाते हैं कि हमारी तरफ से उन्हें कैसी सजाएं मिल चुकी हैं। आइंदा वो नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब जाती हूँ। उसने मुझसे राब्ता ख़त्म करके अली को मुखातिब किया, बेटे अली कैसे हो, कहाँ हो? मामा आपकी दुआओं से पूरे फॉर्म में हूँ, इसलिए मुझे उर्दन भेजा गया है। तुमने वहाँ से भी गैर मुल्कियों को निकाल दिया होगा। फहमी मुझसे पहले इस मुल्क में पहुँच गई थी। ये नेक काम उसने किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के तमाम अहम अफराद के दिमागों में जगह बना लिया। अमरीका और इसराइल से उर्दन के अकाबरीन खुफिया राब्ते करते हैं, तो हमें उनका हर राज मालूम हो जाता है। फहमी अपने कामों में बड़ी मुस्ताद रहती है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मेरी तरफ से उसे प्यार कहना। ममा, कहने में और करने में फ़र्क होता है। चल भाग यहाँ से। सोनिया दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुस्कुराने लगी। चेहरे का मेकअप साफ हो गया था। अब वो अपने असली रूप में नजर आ रही थी। उसने कहा, बहरोज अपने दाएं तरफ देखो, एक पहाड़ी पर तफरीगाह बनाई गई है। कार उस रास्ते पर मोड़कर रोक लो। बहरोज ने कार उस रास्ते पर मोड़कर रोक ली। सोनिया ने कहा, हम 1 घंटे में बेरोत पहुंचेंगे, लेकिन मैं खुद देर करना चाहती हूँ। तुम अमरीकी और इसराइली अकाबरीन से कहो मैं शाम तक बेरोत पहुंचने वाली हूँ। उससे पहले लबनान से तमाम गैर मुल्की अपने ज़रूरी सामान लेकर अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों को लॉक करके चले जाएं। उन्हें ले जाने के लिए अमरीकी तैयारों को आने में 10-12 घंटे लग सकते हैं, लिहाजा इसराइली तैयारे आकर उन्हें अपने मुल्क ले जाएं। फिर अमरीकी तैयारे कल तक इसराइल पहुंचकर बेदखल किए जाने वाले अमरीकियों को वहां से ले जाएंगे। अगर मेरे पहुंचने तक कोई गैर मुल्की नजर आएगा तो उसकी ज़िंदगी की जमानत नहीं दी जाएगी। सोनिया ने कार इसलिए रोकने के लिए कहा था कि बहरोज इत्मीनान से ख्याल ख्वानी कर सके। उसने पहले इसराइली ओहदेदार से कहा, मैडम सोनिया शाम तक लबनान पहुंच रही हैं। आप इमरजेंसी तैयारे भेजकर इसराइली और अमरीकी बाशिंदों को अपने मुल्क में ले आएं। दूसरी तरफ से पूछा गया, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? शाम होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। तेल अवैब से लबनान के किसी भी इलाके में तैयारा आधे या पौन घंटे में पहुंच जाता है। अपने लोगों से कहो लबनान में उनकी जायदादें महफूज रहेंगी, वो उन्हें लॉक करके जाएं। लेकिन वो खुद नजर आएंगे तो महफूज नहीं रहेंगे। हम अपने इसराइली बाशिंदों को ले आएंगे, लेकिन अमरीकी बाशिंदों का बोझ हम पर क्यों डाला जा रहा है? कल तक अमरीकी तैयारे आकर अपने बाशिंदों को तुम्हारे मुल्क से ले जाएंगे। जो कहा जा रहा है उस पर फौरन अमल करो। फिर बहरोज ने अमरीकी जिम्मेदारों से भी यही कहा कि वो लबनान में अहम अफराद के जरिए तमाम अमरीकी बाशिंदों को इसराइली तैयारे में जाने का फौरन हुक्म दें। शाम के बाद जो भी अमरीकी बाशिंदा नजर आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। इसके बाद कार ड्राइव करता हुआ पहाड़ी तफरीगाह की तरफ जाते हुए बोला, अब शाम तक पूरे लबनान में बड़ी अफरा तफरी और भागदौड़ लगी रहेगी। मैं इसलिए हंगामों से दूर तफरीगाह में जा रही हूँ। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अमरीकी और इसराइली बाशिंदों के साथ ऐसा सलूक ना करती, मगर तसव्वुर में देखती हूँ कि कोसोवो के बेकसूर और नहत्ते मुसलमानों पर इससे ज़्यादा मुजालिम ढाए गए। उनके मर्दों को घरों से निकालकर कितारों में खड़ा करके गोलियां मार दी गईं। जवान औरतों की बेहुरमती उनके बच्चों के सामने की गई। उन्हें घरों से और उनके वतन से जबरन निकाला गया। ये कुत्ते कमीने ताकत के गुरूर में भूल जाते हैं कि ऊपर खुदाए और हर फिरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पैदा करता रहता है। सोनिया ने खामोश होकर सीट की पुश्ते से सर टिका लिया। बहरोज को भी मुसलमानों की मजलूमियत का सदमा था और इस्लामी काबरीन के बेहिसी और बेगैरती पर गुस्सा आता था कि आखिर वो क्यों नहीं समझती हैं कि मुत्तहिद होने के बाद फिर कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेगा। उसने सोनिया के सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। अदब और डिसिप्लिन का तकाजा था कि वो अपने बड़ों के सामने सिर्फ अपनी ड्यूटी के मुताबिक ज़रूरी गुफ्तगू करे। अमरीका और इसराइल के ओहदेदारों में खलबली पैदा हो गई थी। उनके तमाम अकाबरीन कह रहे थे कि पिछले दिनों बाबा साहब के इदारे के खिलाफ जो साजिशें की गई थीं उनके नताइज भुगतने ही पड़ेंगे। पहले लबनान से अपने आदमियों को वापस लाया जाए, फिर फरहाद और सोनिया से गुफ्तगू की जाए। दोनों मुल्कों की सिविल और आर्मी इंटेलिजेंस बड़ी राजदारी से अपने उन सुराग रसानों से राब्ते कर रही थी जो मुकामी और मुसलमान थे। उन्हें और ज़्यादा बड़ी रकमें और सहूलतें देकर हदायत दे रही थी कि शाम को सोनिया आने वाली है। वह तमाम रास्तों पर और तमाम अहम मुकामात पर रहकर उसे पहचानने की कोशिशें करे, क्योंकि वो मेकअप में रहेगी। उसे पहचानते ही गोली मार दी जाए। इस तरह इल्ज़ाम किसी गैर मुल्की पर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से तमाम गैर मुल्की जा चुके हैं। वो सोनिया के हुक्म के मुताबिक अपने लोगों को वापस बुला रहे थे, मगर साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। बेरोत के एयरपोर्ट पर गैर मुल्की औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों की भीड़ लगी हुई थी। अपना तमाम असासा छोड़कर जाते वक्त औरतें रो रही थीं, मर्द उदास थे। देखा जाए तो उन पर जुल्म हो रहा था, लेकिन यही रोने वालियां और सदमा बर्दाश्त करने वाले मर्द उस वक्त कहके लगा रहे थे और क्लबों में रक्स कर रहे थे जब मुसलमानों को बेघर और बेवतन किया जा रहा था। लोहा ख्वाह कितना ही नाकाबिले शिकस्त हो, उसे लोहा ही काटता है। हर कौम की आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन हंसने वाली आंखों को रुलाकर एहसास दिलाना पड़ता है कि आंसू कितने दर्द और करब से आंखों में आते हैं।
लबनान में जो खुफिया एजेंसी थी उससे ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की सुराग रसां भी जा रहे थे। अब वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी मुकामी सुराग रसानों के जरिए कायम रहने वाली थी। इसका इंचार्ज उन्हें सोनिया के खिलाफ हदायत दे रहा था और यह समझा रहा था कि सोनिया को हलाक करने में ज़रा सी भी गलती होगी तो लबनान से अमेरिका तक तमाम खुफिया एजेंसियों की शामत आ जाएगी। उन मुकामी सुराग रसानों में उन्हें तरजीह दी जा रही थी जो योगा के माहिर थे, ताकि वो टेलीपैथी के हमलों से अपना बचाव कर सके। इस खुफिया एजेंसी का मुकामी इंचार्ज फ़ोन के जरिए पूरे लबनान में फैले हुए अपने जासूसों को हदायत दे रहा था। ऐसे वक्त अकाबा नामी एक जासूस ने अपने इंचार्ज से कहा, मास्टर आप कह रहे थे सोनिया ने बहरूप बदला होगा, लेकिन वो तो अपने असली चेहरे के साथ है। ये क्या कह रहे हो? तुमने सोनिया को कहाँ देख लिया है? वो सैयदा सिटी के हिल गार्डन में अभी मेरी आंखों के सामने कोई 30 फुट के फासले पर है। तुम सोनिया को पहचानने में धोखा तो नहीं खा रहे हो? मास्टर, शायद ही किसी अमेरिकन खुफिया एजेंसी का कोई सुराग रसा ऐसा होगा जिसने सोनिया और फरहाद की तस्वीरें मुख्तलिफ जावियों से ना देखी होंगी। आप यकीन करें, मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं। समझ गया, तुम्हारी आंखें सोनिया की डमी को देख रही हैं। ये सोनिया और फरहाद की पुरानी और घिसी पिटी चाल है। तुम उस डमी को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारी लाइलमी में असल सोनिया मौत बनकर आ जाएगी, बल्कि तुम्हारा ताकुब करते हुए खुफिया एजेंसी के दफ्तर में मेरे सर पर आ पहुंचेगी। क्या मैं दूर ही दूर से इसकी निगरानी करूं? यही बेहतर है। उसका ताकुब इस तरह करो कि उससे शुबा न हो। अगर तुम कामयाबी से ताकुब करते रहोगे तो हम असल सोनिया तक पहुंच जाएंगे। पहाड़ी की बुलंदी पर इस हिल गार्डन में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था। सोनिया एक मेज़ के पास तनहा बैठी जूस पी रही थी। बहरोज उसे दूर रहकर उसकी निगरानी कर रहा था। सोनिया असली चेहरे के साथ इसलिए थी कि गैर मुल्कियों के जाने के बावजूद उनके ज़र खरीद मुकामी जासूस वहां रहेंगे। उन गुलाम जासूसों को तलाश करने की बजाय बेहतर यही समझा गया कि अपने असल रूप में रहकर उन्हें अपने पीछे लगाया जाए, और तवक्को के मुताबिक यही खेल शुरू हो गया था। उकाबा की गलती यह थी कि उसने सोनिया को अच्छी तरह पहचानने के लिए इस रेस्तोरेंट से ज़रा दूर रहकर कई बार जगह तब्दील की थी, ताकि उसे हर जाविये से देखकर उसके सोनिया होने का यकीन कर ले। और उसने यकीन करने के बाद ही खुफिया एजेंसी के नए मुकामी इंचार्ज से गुफ्तगू की थी। यूं जगह बदलते रहने के बायस वह बहरोज की नज़रों में आ गया था। फिर उकाबा मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू करते वक्त कई बार सोनिया को देखता रहा था। बहरोज ने ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया को उकाबा का हुलिया बताकर कहा, वो खासा सेहतमंद है, हो सकता है सोच की लहरों को महसूस कर लेता हो। सोनिया अपनी जगह से उठकर चलती हुई उकाबा के मेज़ के पास आई तो वो बौखलाकर खड़ा हो गया। वो बोली, बैठो। खड़े क्यों हो गए? मौत किसी का बैठना पसंद करती है ना खड़ा होना, वो हमेशा लिटा दिया करती है। वो फौरन ही जेब की तरफ हाथ ले गया। सोनिया के हाथ में जूस का गिलास था। उसने बचा हुआ जूस उसकी आंखों पर फेंका। वो ज़रा सी देर के लिए देखने के काबिल नहीं रहा। वो ज़रा सी देर काफ़ी थी। सोनिया ने शीशे के गिलास को उसके सर पर यूं मारा कि गिलास चिकनाचूर हो गया और सर और पेशानी से खून बहने लगा। बहरोज एक दरख्त की आड़ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था ताकि उकाबा का कोई हमायती हो तो उसे गोली से उड़ा दे। उकाबा तकलीफ बर्दाश्त करते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल रहा था। सोनिया ने टूटा हुआ गिलास उसके हाथ पर मारा। रिवॉल्वर जेब से निकलने से पहले ही चल पड़ा। ठाई की आवाज़ के साथ वो चीख मारता हुआ पीछे कुर्सी समेत गिर पड़ा। जो लोग बीच बचाव के लिए आ रहे थे वो गोली की आवाज़ सुनते ही दूर भागने लगे। गोली उकाबा की रान में घुसी थी। उसके गिरने से रिवॉल्वर भी जेब से बाहर गिर पड़ा। सोनिया ने उसकी जुबान खुलवाने के लिए उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वो तकलीफ की शिद्दत से बोला, डोंट हिट मी, मैं दुश्मन नहीं हूं। क्या ये रिवॉल्वर अपनी माँ के लिए निकाल रहे थे? एक पुलिस अफसर चंद सिपाहियों के साथ दौड़ता हुआ आया, मगर उनसे दूर रहकर बोला, खबरदार, तुम कौन हो? तुमने गोली क्यों चलाई? तमाम सिपाहियों की राइफलों का रुख सोनिया की तरफ था। वो इंस्पेक्टर से बोली, अरे ओ अंधे बाप की अंधी औलाद, रिवॉल्वर इसकी जेब से निकला है, इसने खुद को जख्मी किया। रिवॉल्वर पर इसकी उंगलियों के निशानात हैं और कह रहा है कि मैंने गोली चलाई है। अपने सिपाहियों से बोल राइफलें फेंक दे। बहरोज उस अफसर के दिमाग पर हावी हुआ। अफसर ने हुक्म दिया, हथियार फेंक दो। सब ने हुक्म की तामील की। अपने अफसर को देखा। वो अपने दोनों कान पकड़कर उठता और बैठता जा रहा था। हिल गार्डन पर आने वाले दूर खड़े हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। उकाबा ने सोनिया की मर्जी के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के रीडायल का बटन पंच किया। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजने लगी। फिर खुफिया एजेंसी के इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, खालिद बिन जैद स्पीकिंग। उकाबा ने फ़ोन बंद करके सोनिया को दे दिया। वो खालिद बिन जैद के दिमाग में पहुंच गई। उससे बाद में निमटने वाली थी। वो अफसर कान पकड़कर उठ बैठ रहा था। सोनिया ने कहा, बस सीधी तरह खड़े रहो। तुमने अपने सिपाहियों को हथियार फेंकने के लिए कहा और खुद स्कूल के बच्चों की तरह उठक बैठक करते रहे। कि अब तुम यकीन करोगे कि मैं सोनिया हूं और तुम्हारे मुल्क से गैर मुल्कियों को भगा रही हूं? उस अफसर के साथ तमाम सिपाहियों ने घुटने टेक दिए। अफसर ने कहा, हमें यकीन आ गया है। हमने टेलीपैथी जाने वालों के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आई हैं। हम आपके फरमा बरदार हैं। आप हुक्म दें। हुक्म यही है कि आज़ादी मिल रही है तो दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दो। और यहाँ दूर तक जितने लुबनानी बाशिंदे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे भी कहती हूँ, खुददार मुसलमानों की तरह अपने मुल्क को पहले की तरह तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करो। तफरीह ज़रूरी है, लेकिन तफरीह कम और मेहनत ज़्यादा करो।
फिर वो काबा से बोली, अपना रिवॉल्वर उठाओ और इन सबको बताओ कि मुझसे दुश्मनी करने वाले किस तरह हराम मौत मरती हैं। उकाबा ने रिवॉल्वर उठाकर सोनिया का निशाना लिया। वो बोली, तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारे शाने पर है, रिवॉल्वर उधर ले जाओ। उसने रुख बदल कर उसकी नाल अपनी कनपट्टी से लगाई, फिर ट्रैगर दबा दिया। उसके हलक से आवाज भी ना निकल सकी। तमाम मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सहमे हुए सोनिया को देखने लगे। बहरोज पार्किंग एरिया से कार ले आया था। वो आराम से चलती हुई अगली सीट पर आकर बैठ गई। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते वक्त वो खुफिया एजेंसी के इंचार्ज खालिद बिन जैद के ख्यालात पढ़ने लगी। फिर बोली, बहरोज, तमाम अमरीकी माहिरीन और सुराग रसानों के जाने के बावजूद उनके ज़र खरीद जासूस मौजूद हैं। खुफिया एजेंसी के इंचार्ज का नाम खालिद बिन जैद है और पूरे लबनान में मुकामी ज़र खरीद सुराग रसानों की तादाद 27 है। बहरोज ने कहा, यह खुद को फ़रोख्त करने वाले मुहब्बे वतन कभी नहीं बनेंगे। मैं तुम्हें खालिद बिन जैद के दिमाग में पहुंचा रही हूँ। यहाँ एक जगह सड़क के किनारे कार रोक दो। हम दोनों तमाम ज़र खरीद गुलामों को मौत के घाट उतारने के बाद बेरोत जाएंगे। सोनिया ने बहरोज को उस इंचार्ज के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर वो दोनों उन दुश्मन एजेंसी वालों को मुख्तलिफ गैर मुल्की सुराग रसानों के घरों में पहुंचाकर उन्हें हलाक करने लगे, ताकि उनकी हलाकत का इल्ज़ाम लबनान छोड़ने वाले गैर मुल्कियों पर आए। अगरचे उन्होंने अपने मकानों, दुकानों और फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए थे, लेकिन ताले खोलना दुश्वार नहीं था। दुश्मनों को अंदर पहुंचाकर उन्हें हलाक करने के बाद दोबारा ताले बंद करना भी आसान था। वो हलाक होने वाले जिनके गुलाम थे, उनके घरों और मकानों में पहुंचकर उनके नमक का हक अदा करते जा रहे थे।